डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 6 नताशा को सच पता चल गया। अब तक आपने पढ़ा कि अस्पताल से निकलने के बाद अनामिका अपने असली माता पिता श्रवण और सीता ओबरॉय के घर आती है, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आगे, अनु जो मन करे वह खाओ, देखो अच्छी सी चाय, फ्रूट्स, अच्छे अच्छे स्नैक्स, सब है, कुछ है जो तुम्हें पसंद है वह खाओ, श्रवण जी ने अनामिका को कहा। अनामिका ने चाय का एक सिप लिया तो वह समझ गई कि यह कोई एवरेज ब्लैक टी नहीं है, इसमें एक अलग तरह का डिसेंट फ्लेवर और अरोमा था। ये पक्का असम की स्पेशल चाय ही है। अनु कुछ स्नैक्स लो, सीता जी ने कुछ पेस्ट्रीज अनामिका की तरफ बढ़ाए और उन्होंने काफी कम्प्लेक्स इमोशन और उदासी के साथ कहा, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ। अपनी माँ की उदासी देखकर अनामिका का दिल थोड़ा सा पिघल गया। कौन से ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने असली बच्चों को जानबूझकर खो दे? आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? अनामिका ने पूछा। कुछ दिनों पहले मेहता परिवार ने एक मिसिंग पर्सन का नोटिस लगाया था और सालों पहले जो कुछ भी हुआ उस इंसिडेंट को भी उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था। जब मैंने वह देखा तो मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हुई और मुझे अचानक बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। इसलिए मैंने तुम्हारे डैड से कहा इस मामले के बारे में पता लगाने के लिए। सीता जी आगे बोली, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वह तुम हमारी असली बेटी हो, जिसे हमने 18 साल तक अपनी बेटी मानकर पाला। वह हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। सीता जी की आंखों से आंसू बहाने लगा और उन्होंने कहा, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई और तुम किसी और के घर में चली गई। श्रवण जी उतने ही गिल्टी थे और बोले, मैं भी उस वक्त बहुत केयरलेस हो गया था। मैं नताशा को बिना किसी प्रॉपर चेकअप के घर ले आया। जब हमने इस बार उसके बैकग्राउंड के बारे में चेक किया तो उसकी बायोलॉजिकल मदर बहुत सालों पहले आग में मर चुकी है और उसके फादर कौन थे इस बारे में हमें पता नहीं चल रहा है। आफ्टर ऑल हमने उसे 18 सालों तक अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, इसलिए हम उसे इसी तरह नहीं निकाल सकते। इसलिए हम तुमसे डिस्कस करना चाहते थे, क्या वह भी तुम्हारे साथ यही तुम्हारी बहन बन के रह सकती है? 18 सालों तक नताशा को बड़ा करने की वजह से वह लोग उससे काफी अटैच थे और वह एक बहुत अच्छी बच्ची थी उनकी नज़रों में। अनामिका उनके इंटेंशन समझती थी और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीता जी ने एक गहरी सांस छोड़ी। उनकी बेटी से सचमुच बहुत अच्छी है। क्या हम तुम्हें पूरा घर दिखाएं? सीता जी ने पूछा। अनामिका ने हाँ कहा तो वह लोग उसे घर दिखाने लगे। जब वह लोग म्यूजिक रूम से होकर गुजर रहे थे तो सीता जी ने पूछा, स्वीटी क्या तुम्हारी हॉबी है? अनामिका ने बिना किसी एक एक्सप्रेशन के जवाब दिया, पैसे कमाना। श्रवण जी हंसने लगे और बोले, जैसा बाप वैसी बेटी। मैं भी जब तुम्हारी एज का था ना तो दुनिया का बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी भी सेम हॉबी है। नॉनसेंस, सीता जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जब तुम इसकी उम्र के थे ना तो तुम हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते थे। ये सुनते ही श्रवण जी जम गए और उन्होंने जल्दी एक्सप्लेन करते हुए कहा, लेकिन मेरी आंखों में जो बसी वह सिर्फ तुम थी ना, और उस वक्त तुम्हें प्यार का एहसास दिलाना और तुम्हें से शादी करना पैसे कमाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वरना तुम्हें कोई और ले जाता। उन दोनों की बातें सुनकर अनामिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई और उसने जब कुछ दूरी पर नजर घुमाई तो अचानक उसे खिड़की से दूसरी तरफ वाला प्राइवेट हेलीकॉप्टर दिखाई दिया, जहां पर 3 एयरक्राफ्ट पार्क थे और उनमें से एक लिमिटेड एडिशन बोइंग 747 एसपी था। अनु, ये तुम्हारा रूम है, क्या तुम्हें पसंद आया? सीता जी ने दरवाजा खोलते हुए अपनी बेटी से पूछा। वह रूम पूरी तरह से पिंक कलर से भरा हुआ था, पर्दे, बेड, वार्डरोब, डेस्क, सब कुछ पिंक। अनामिका क्या बोले उसे समझ में नहीं आया। तुम्हारी मॉम ने कहा कि लड़कियों को पिंक कलर पसंद आता है, इसलिए स्पेशली उन्होंने प्रिंस थीम पर तुम्हारा रूम डिजाइन किया है। श्रवण जी ने एक्सप्लेन किया और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया?
अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम ने और भी रूम अलग अलग थीम्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किए हैं। श्रवण जी एक एक करके अनामिका को बगल वाले सारे रूम दिखने लगे जो काफी डिफरेंट थीम पर थे। मरमेंट, क्लासिक, मॉन्यूमेंटल मॉडल। उन्हें नहीं पता था कि अनामिका की पसंद क्या है, इसलिए उन्होंने काफी सारे रूम तैयार करवाए थे, वह भी हर एक डिफरेंट स्टाइल में। मुझे ये रूम अच्छा लगा। अनामिका ने सबसे सिंपल रूम जिसका इंटीरियर काफी एलिगेंट था उसे चुना। ठीक है, फिर तो तुम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो, हमारे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सीता जी ने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब हाउसकीपर पास में बुलाने आएंगे तो नीचे आ जाना, ओके। यह उन दोनों का अपनी बेटी के लिए पहला गिफ्ट था, इसलिए वह थोड़े नर्वस थे जो अनामिका समझ रही थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिला दिया। फ्रेश होने के बाद अनामिका ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज भेजा, क्या तुम्हारे पास अभी भी हॉटेजी हर्ब है? दूसरी तरफ से तुरंत एक फोन आया और एक जेटल आवाज सुनाई दी, अनु क्या फिर तुम हॉटेजी हर्ब्स की मदद से मेडिसिन बनाने वाली हो? क्या मेडिसिन की जो ब्लैक मार्केट में हाई प्राइस है उसमें तुम्हें एक अच्छी बिजनेस के अपॉर्चुनिटी दिखी? अनामिका हल्का सा मुस्कुराए और उसने जवाब दिया, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण लक्ष्मी दादी की कंडीशन है, राइट? दूसरी तरफ वाली लड़की ने पूछा। दूसरी तरफ जो लड़की थी वह श्रेया थी, अनामिका की सबसे अच्छी दोस्त और बिजनेस पार्टनर जो उसे बहुत अच्छे से जानती थी। एक हॉट ईजी मेडिसिन कम से कम 10 लाख में बिकती है और इससे लक्ष्मी दादी भी ठीक हो जाएंगे, तो ये दोनों तरफ से फायदेमंद ही हुआ। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट बचा है, अनामिका बोली। हॉटेजी हर्ब हार्ट कंडीशन को ठीक करने में काफी इफेक्टिव थे, लेकिन उसका एक प्लांट भी काफी महंगा था। न सिर्फ वह काफी महंगा था बल्कि बहुत रेयर भी था और उसके कुछ प्लांट्स ही एक ऑप्शन में मिलते थे। सिर्फ आखिरी प्लांट जो इस वक्त उनके पास बचा हुआ था वह भी उन्होंने काफी ऊंचे दामों में खरीदा था। बाकी जो लोग भी हॉटेजी हाउस खरीदने थे वह उन कंपोनेंट्स को रिसर्च में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उन्हें उसे प्लांट की असली वैल्यू और उसे कैसे एक अच्छे मेडिसिन में ट्रांसफॉर्म करना है नहीं आता था। मगर अनामिका थोड़ी अलग थी, वह दूसरे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और पौधों की मदद से हॉट इसी हर्ब को मेडिसिन में बदल देती थी और वह एक गोली हॉट पेशेंट के लिए अमृत का काम करती थी। जैसे ही अनामिका की बनाई हुई मार्केट में आती थी वह हवा की तरह गायब हो जाती थी। श्रेया की नज़रों में हॉट इसी हर्ब अपने पूरे पोटेंशियल तक सिर्फ अनामिका के हाथों में ही पहुंच सकता था, वरना वह वेस्ट हो जाता। क्या उसकी जरूरत तुम्हें अर्जेंटली है? क्या मैं अभी तुम्हारे पास लेकर आऊं? श्रेया ने पूछा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिनों में आकर खुद ले लूंगी, अब मैं तुम्हारे घर के आसपास ही रह रही हूँ। इतना कहकर अनामिका ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की कि कैसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसे ढूंढा। क्या तुम उस मदन मेहता की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो? कितना फिल्मी ड्रामा हुआ है तुम्हारे साथ। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि अनामिका की दुनिया कुछ ही दिनों में ऊपर से नीचे तक बदल चुकी है। वह आगे बोली, अब जब मेहता परिवार ने तुम्हें अपने परिवार से निकाल दिया है और वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, तो तुम अभी भी लक्ष्मी दादी किसी चिंता क्यों कर रही हो और उनका ख्याल क्यों रख रही हो? अनामिका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, क्योंकि वह मेरी दादी है और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। बड़े होते हुए मदन मेहता और उसकी वाइफ मीना मेहता हमेशा अपने करियर्स के साथ बिजी थी। लक्ष्मी दादी ने ही उसे बड़ा किया। अब जब लक्ष्मी दादी इतनी बुरी तरह बीमार है तो वह उनकी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। लक्ष्मी दादी अभी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मदन कितना बेवकूफ़ है ये सोचते हुए कि अगर वह कुछ पैसे फेंकेगा और अस्पताल में वीआईपी रूम बुक कर देगा और एक केयर टेकर रख देगा तो वह ठीक हो जाएंगी। तुम नहीं होती और हर बार उन्हें मौत के मुंह से खींचकर बाहर नहीं लेकर आती तो वह अब तक बिना मां का हो चुका होता। श्रेया की बातें सुनकर अनामिका की आंखें डार्क हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। श्रेया आगे बोली, अगर तुम नहीं होती तो उनकी छोटी सी फैक्ट्री इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचती। कैसे वह लोग एक छोटे से शहर से निकालकर बड़े पोश एरिया में घर ले पाते? वह कैसे इतना अमीर बन पाता? ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क का ही नतीजा है जो तुम पीछे छुपकर करती थी, वरना उसके बिजनेस सेंस के हिसाब से तो वह अब तक बैंकक्रप्ट चुका होता। अमीर इंसान बनना तो दूर की बात है, उसमें बिजनेस को चलाने का कोई टैलेंट नहीं है। इसकी वजह से हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है और उन्हें सॉल्व करने के लिए तुम्हें फोर्स करता रहता है। तुम्हारे अंदर जितनी एबिलिटी है वह तुम अपने लिए इस्तेमाल करती तो दुनिया की सबसे रिच इंसान होती, लेकिन तुम सब कुछ उनके लिए करती रही और बदकिस्मती से इतने सालों की मेहनत का पैसा उनकी पॉकेट में चला गया और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, अनामिका ने बहुत ही रिलैक्स तरीके से कहा, क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं जब भी चाहूं तब पैसे कमा सकती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है।
बचपन से ही उन्होंने तुम्हें लक्ष्मी दादी के हवाले छोड़ दिया और कभी कभी ही घर आते थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम उनकी असली बेटी नहीं हो और उन्हें अपनी असली बेटी मिलो तो उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। कितने घटिया लोग हैं। श्रेया बोली। अब उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हॉट ईजी हर पर नजर रखना एक प्लांट काफी नहीं है। अनामिका ने सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहा, आने वाले ऑक्शन पर ज्यादा ध्यान देना और कोई भी न्यूज हो तो मुझे बताना जरूर। डोंट वरी, श्रेया ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने कॉल कट कर दिया। ठीक उसी वक्त अनामिका का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जब अनामिका ने मैसेज देखा तो वह उसके किसी एम्प्लॉयज का था। बॉस, बड़ा ऑर्डर है। किसी सुपर रिच इंसान ने कपड़ों के बैग्स के और शूज के 100 पीस ऑर्डर किए हैं अपनी बेटी के लिए और डिलीवरी आज ही करनी है। मैंने अपने वेयरहाउस से निकाल कर सारे लिमिटेड आइटम्स भेज दिए हैं। हमारे पास अब बिल्कुल स्टॉक नहीं बचा है। आप कब हमें नए डिजाइन्स भेजने वाले हो? अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, मैंने 3 बार कहा। आप तो समझ ही गई होगी कि यह कितना इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, हम तो आपके मैसेज के इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी उसे इंसान के घर पर पहुंचने वाला हूं। देखते हैं उनकी बेटी कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद है कि वह थोड़ी खूबसूरत हो और अगली ना हो, ताकि आपके डिजाइन्स उसे पर सूट करें। ये मैसेज देखकर अनामिका थोड़ी हैरान हो गई और उसने मैसेज भेजा, तुम खुद डिलीवर करने जा रहे हो? इतना बड़ा ऑर्डर है? ऑफ कोर्स, मुझे बेस्ट सर्विस उन्हें प्रोवाइड करनी है। आपको क्या लगता है? मैसेज पढ़ने के बाद अनामिका थोड़ी कंफ्यूज हो गई। यह किस तरह की फैमिली है जो 100 कपड़े और बैग्स ऑर्डर कर रही है एक ही बार में? क्या वह लोग एक स्टॉक खोलने की फिराक में है? ठीक उसी वक्त एक लग्जरियस BMW विला के सामने आकर रुकी। घर की एक सर्वेंट रघु जल्दी से आगे बढ़कर रिस्पेक्टफुली दरवाजा खोला और कहा, मिस, आप फाइनली वापस आ गई है। आपका वापस आते ही घर से खुशहाल हो जाएगा। नताशा काफी ग्रेसफुली BMW से बाहर आई। उसका एक सिंपल चेहरा मगर उसकी बॉडी काफी ट्रैफिक थी। उसकी बुरी आंखें चमक रही थी और उसने अपने बालों को अच्छे से सेव किया हुआ था। बहुत सारे नौकर उसके लगेज को उतरने लगे तो वह सर्वेंट अभी जिसने दरवाजा खोला था वह उसके पीछे चलते हुए बोला, मिस नताशा, आप अपने एग्जाम में बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अब जब आपने अपनी फाइनल एग्जाम्स और अपने दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग पूरी कर ली है तो फाइनली मेरे पास मौका है आपसे बात करने का, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। क्या बात? नताशा काफी ऑर्डिनरी लुक दिखती थी, लेकिन अमीर परिवार में बड़े होने की वजह से उसके अंदर एक अलग ही सुपरियोरिटी का ऑरा था और वह बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह बिहेव करती थी। आज उसने एक काफी फ्लफी पिंक ड्रेस पहनी थी और एक डिजाइनर बैग लिए और डिजाइनर ज्वेलरी पहने काफी अच्छी दिख रही थी। इस तरह की खूबसूरती को पैसों और स्किन केयर से डेवलप किया जा सकता है। बात यह है कि वह सर्वेंट अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही नताशा ने गार्डन में काफी सारे अनजान चेहरे को नोटिस किया जो काफी सारे ब्यूटीफुल कपड़ों और बैग को डिस्प्ले रैक में लगा रहे थे और उन्हें अच्छे से कैरी करते हुए घर के अंदर ले जा रहे थे। कुछ नौकर गार्डन में काफी सारे बलून्स लगा रहे थे और स्टार लाइट्स, और मार्था उन्हें डायरेक्शन देने में बिजी थी। मार्था बचपन से ही नताशा की पर्सनल नैनी थी, जो उसके बचपन से ही उसके साथ थी। सीता जी के पहले से ही 5 बेटे थे, इसलिए जब नताशा की बारी आई तो वह नताशा को अपना दूध नहीं पिला पाती थी और उन्हें एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी। इसलिए हमेशा मार्था ही नताशा की साइड रहती थी, उसका ध्यान रखना, उसे खाना खिलाना, उसके लिए सब कुछ करना। इसलिए जिसकी वजह से घर में बाकी नौकरों से मार्था का स्टेटस काफी ऊंचा हो गया था और उसके साथ नताशा का रिश्ता भी तकरीबन माँ बेटी जैसा ही हो गया था। उसे देखते ही नताशा की आखिर में चमक आ गई और उसने कहा, मार्था आंटी। मिस नताशा, आप वापस आ गई। नताशा को देखते ही मार्था की स्माइल बड़ी हो गई और उसने जल्दी से आते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने तो आपको कहा था कि आप यही रहिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखिए आपको अपने कितना वजन काम कर लिया है, पतली हो गई है कितनी। आपका भी तो वजन कम हो गया है। मार्था, आपने मुझे बहुत मिस किया, नताशा ने पूछा। सिली गर्ल, उसके चिढ़ाने पर मारा हंसी और बोली, आपका वेट कम हो गया लेकिन आप और खूबसूरत हो गई हो। नताशा मुस्कुराए और उसने पीछे भीड़ को देखते हुए कहा, क्या यह मॉम डैड ने सरप्राइज मेरे लिए तैयार करवाया है? एग्जाम्स में अच्छा करने की वजह से उसे है रिवॉर्ड मिल रहा है, या फिर उन्हें लगता है कि वह बड़ी हो गई है इसलिए इसके लिए उसे एक बड़ी सी पार्टी दी जा रही है, या फिर उसके कॉलेज एडमिशन की खुशी में उसे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। बात चाहे कुछ भी हो, वह इस बड़े से जेस्चर से काफी खुश थी। कौन सी लड़की खूबसूरत कपड़े, शूज और बैग्स को मना कर सकती है, स्पेशली जब इतने सारे लिमिटेड एडिशन और टॉप ब्रांड के हो और उसके अलावा आसपास का वेन्यू भी डेकोरेट किया हुआ था। वह अपने माँ बाप की आंखों का तारा थी। भले ही उसके 5 भाई थे मगर उसके पेरेंट्स का टेंशन उससे भी कम प्यार नहीं था।
वही नताशा की बात सुनकर मार्था के एक्सप्रेशन थोड़े अवसाद हो गए। मैं जा रही हूँ सब चीज चेक करने के लिए, नताशा की आवाज में खुशी झलक रही थी। मगर जल्दी से मार्था ने उसे रोकते हुए कहा, मिस नताशा, ये चीज आप सबके लिए नहीं है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने बगल में खड़ी नौकर रघु की तरफ देखा। वह दोनों ही उसे उदास नहीं करना चाहते थे जो इतने अच्छे और प्यार माहौल में पड़ी है। मार्था, मैं जानती हूँ आप लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के प्लेन से इतनी जल्दी लौट आऊंगी। क्या आप लोगों की तैयारी खत्म नहीं हुई है? इट्स ओके, मैं ऐसे नाटक करूंगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। आप लोग तैयारी जारी रखिए, मैं कुछ देखा ही नहीं, नताशा बोली। मिस नताशा, मार्था बोली, मगर नताशा जल्दी से घर के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह पूरे परिवार में इकलौती बेटी है। ये सारे लड़कियों वाली चीज उसके अलावा और किसके लिए हो सकती है? उसके भाइयों के लिए। उसके मॉम डैड पक्का उसे सरप्राइज करना चाहते थे, इसीलिए सर्वेंट से उसे झूठ बोल रहा है ताकि उसके मॉम डैड का सरप्राइज खराब ना हो। नताशा मुस्कुराते हुए में हाल मैनन पहुंची जब वहां काफी नेट और तरीके से डिस्प्ले रेक में लगाया हुआ था। हर एक कपड़ा, हर एक बैग उसे उसी के लिए आया था। हर एक कपड़े को देखते हुए नताशा के दिल में और खुशी बढ़ती जा रही थी। मार्था जल्द से जल्द नताशा को सच्चाई बता देना चाहती थी, मगर नताशा का खुशी से मुस्कुराहट हुआ चेहरा देखकर वह बोल नहीं पा रही थी। वही अनामिका अपने रूम में अभी अभी अपना काम खत्म करके उठी थी और वह थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, तभी अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 7, अनामिका के लिए सरप्राइज। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अपने असली पेरेंट्स के घर पहुंचती है जो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं और फिर उसकी दूसरी बहन या फिर मुंह बोली बहन नताशा भी आ जाती है। अब आगे किसी ने अनामिका के दरवाजे पर नॉक किया और बाहर से रानी की पोलाइट आवाज सुनाई दी, मैनमा आपके पेरेंट्स आपको गार्डन में बुला रहे हैं। अनामिका समझ गई शायद वह लोग जो सरप्राइज तैयार कर रहे थे वह हो गया होगा। वह कमरे से बाहर आए और दरवाजा बंद करते हुए रानी के पीछे पीछे गार्डन में जाने लगी। जैसे ही वह गार्डन के एंट्रेंस पर पहुंची, आसपास अचानक से अंधेरा हो गया। सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी। 3 सेकंड बाद खूबसूरत लाइट से वह रोशनी फिर से जगमगाने लगी। मिस, इस रास्ते से, रानी ने उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही अनामिका गार्डन में कदम रखा उसने देखा कि पेड़ों पर ब्यूटीफुल तारे लटके हुए हैं, बहुत सारे हजारों बलून हवा में उड़ रहे हैं और कलरफुल रिबन आसमान से गिर रहे थे। क्या ये वह सरप्राइज है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्रिपेयर किया है? अनामिका को कभी ऐसा प्यार या फिर सरप्राइज मदन और मीना की तरफ नहीं मिला था, इसलिए वह अपने असली माता पिता का प्यार और अटेंशन फील कर सकती थी। वहीं घर के अंदर नताशा हैरान हो गई। उसे बिना बताए और उसे बिना बुलाए उन्होंने रिबन कैसे रिलीज कर दिए। अगर वह ये सीन रिकॉर्ड करती तो सोशल मीडिया पर उसे बहुत सारे लाइक्स मिलते। वह गार्डन में कुछ फोटोज लेने के लिए जाने ही वाली थी, तभी उसके पेरेंट्स एक्साइटेड होकर दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए आए, हमारी प्यारी गुड़िया। उसके पेरेंट्स ने कभी उसे इतने प्यार से नहीं बुलाया था। क्या ऐसा इसलिए है कि वह बहुत टाइम से घर से दूर थी इसलिए उसके पेरेंट्स उसे मिस कर रहे थे? लेकिन वह तो यहाँ है। क्या उन्हें ऐसा लगा कि वह गार्डन में पहुंच गई है इसलिए इतने एक्साइटेड होकर दौड़कर आए? उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनकी प्यारी गुड़िया अभी भी अंदर है। नताशा अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर गार्डन में जाने वाली थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स ने एक लड़की का हाथ प्यार से पकड़ा हुआ है और कुछ प्यार से बातें कर रहे हैं। वह लड़की पतली दुबली थी और उसकी स्किन काफी डेलिकेट थी, बिल्कुल नताशा से ऑपोजिट, जो मेकअप और स्किन केयर की मदद से थोड़ी बहुत चमकती थी। उस लड़की की स्किन और नेचुरल और ग्लोइंग थी। जैसे जैसे नताशा आगे बढ़ रही थी उसने उसे लड़की का सिंपल कपड़े नोटिस किया, मगर उसके चेहरे के फीचर काफी कमाल के थे। उसे लड़की का चेहरा कुछ कुछ उसकी माँ से मिलता था और तभी एक हवा गुजरी जिससे उसे लड़की के बाल उड़ने लगे और वह काफी खूबसूरत दिख रही थी। ये कौन मेहमान है घर पर? नताशा कंफ्यूज थी और सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस बात को लेकर थी कि उसके पेरेंट्स इस लड़की से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है। अनु, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? अच्छा लगा तुम्हें? लेकिन श्रवण जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही उन्होंने वहां पर खड़ी नताशा को नोटिस किया और हैरानी से पूछा, नताशा, तुम तो कल दोपहर को आने वाली थी ना, आज क्यों घर आई तुम? अपने डैड की बातें सुनकर नताशा को यकीन हो गया कि यह गार्डन का सरप्राइज उसके लिए नहीं बल्कि इस लड़की के लिए था, जिससे वह हैरान और कंफ्यूज दोनों हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्यों उसके पेरेंट्स अजनबी लड़की को इतनी वैल्यू कर रहा है, मगर उसे लगा कि यह लड़की उसके मॉम डैड की मेहमान है, इसलिए उसने जेंटल स्माइल के साथ कहा, मॉम डैड, मैं अपने फ्रेंड के प्लेन से जल्दी आ गई। ये कौन है?
भले ही श्रवण जी ने नताशा के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से मुस्कुराकर कहा, तुम सही वक्त पर आए हो, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, यह अनामिका है, तुम्हारी बहन। बहन? कौन सी बहन? क्या कोई दूर की रिश्तेदार? लेकिन अनामिका ने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे, जो उनके रिश्तेदार तो नहीं पहनते थे। उनके सारे रिश्तेदार काफी रिच और हाई सोसाइटी के वाले थे। ये लड़की पक्का कोई दूर की रिश्तेदार होगी। क्या यहाँ पर यह अपने कनेक्शन के जरिए थोड़े पैसे लेने आई है? श्रवण जी ने नताशा की एक्सप्रेशन और थॉट्स नोटिस नहीं किया और उन्हें अनामिका की तरफ मुड़कर कहा, अनामिका, यह नताशा है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था। उसने अभी अभी अपने एग्जाम खत्म किया है और यह भी समर वेकेशन पर है, इसलिए वह हमारे साथ ही रहेगी। नताशा ने अपनी चमकती हुई आंखों से अनामिका को पॉलिटली ग्रिट किया। हेलो सिस्टर। भले ही उसने ऊपर से अनामिका को बहन कहा था, लेकिन उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उसे एक गरीब रिश्तेदार की तौर पर ट्रीट किया। जो कपड़े और शूज तुमने ऑर्डर किए थे वह आ गया है, ब्रांड के मैनेजर ने पर्सनली डिलीवर किया है। वह लोग अंदर हैं, श्रवण जी बोले। वह इतनी जल्दी आ गए? सीता जी खुश हो गई और उन्होंने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि तुम्हें पसंद आता है या नहीं। और नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बाद में। नताशा हैरान हो गई। क्या वह खूबसूरत कपड़े और शूज इस लड़की के लिए मंगाए गए हैं? ये लड़की एग्जैक्टली है कौन और उसके पेरेंट्स उसे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? अनामिका श्रवण जी और सीता जी के साथ मेलहाल में पहुंची तो वहां ब्रांड का मैनेजर पहले ही रिस्पेक्टफुली खड़ा था और उसने उन दोनों लोगों को ग्रिट करते हुए कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय, मैं जैक हूँ, QY ब्रांड का मैनेजर। यह क्लोज और शूज हमारे ब्रांड के फाउंडर क्वीन एमी के लेटेस्ट वर्क है। मैंने सुना है कि आप लोगों ने इसे अपनी बेटी के लिए कस्टमाइज करवाया है। हाँ। सीता जी ने उन ब्यूटीफुल कपड़े और शूज को देखा और सेटिस्फैक्शन से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं, क्वीन एमी का नया काम सचमुच काफी एक्सीलेंट है। अनु, यहाँ देखो, तुम्हें पसंद आ रहे हैं या नहीं? उनकी नज़र का पीछा करते हुए जैक ने अनामिका को देखा तो उसकी स्माइल अपने चेहरे पर जम गई। उसे लड़की का चेहरा बहुत खूबसूरत और क्यूट था और उसकी ब्राइट आंखें एकदम क्लियर, लेकिन मेन पॉइंट ये थी कि वह एग्जैक्टली उसके बॉस की तरह दिखती है। जैक शॉक होकर अनामिका को देखने जा रहा था। सामने खड़ी लड़की बिल्कुल उसकी बॉस की हमशक्ल है। कैसा हो सकता है कि 3 साल पहले उसकी बॉस ने QY ब्रांड को लॉन्च किया था अपना नाम छुपाकर क्वीन एमी के नाम से। हर एक कपड़ा और हर एक शूज और बैग पर्सनली उनके द्वारा डिज़ाइन किया जाता था और यूनिक और एक्सीलेंट डिज़ाइन की वजह से हर एक कपड़ा और हर एक शूज सिर्फ एक पीस प्रोड्यूस किया जाता था। उसकी यूनिक डिजाइन्स और कस्टमाइज केयर की वजह से उसे ब्रांड ने जल्दी से सोशलिटीज, अमीर परिवार की लड़कियों और सेलिब्रिटीज के बीच में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। उसके बॉस के काम ने ही इंटरनेशनल अवार्ड सिर्फ 3 सालों में ही जीते और एक छोटे से लोकल QY ब्रांड को इंटरनेशनल बना दिया। कई महंगे और बड़े ब्रांड क्वीन एमी यानी कि डिजाइनर को खरीदना चाहते थे और QY ब्रांड को अपने अंदर लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी बॉस ने बहुत ही रुथलेसली रिजेक्ट कर दिया। अनु, देख लो, ताकि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ इसमें से नहीं पसंद आई है तो तुम जैक को बता सकती हो, वह ब्रांड के मैनेजर है। सीता जी ने बहुत प्यार से कहा। QY ब्रांड के फाउंडर हमेशा ही लो प्रोफाइल रहती थी और सारे एक्सटर्नल अफेयर्स हमेशा जैक ही हैंडल करता था। ठीक उसी वक्त जैक ने अपनी एक्सप्रेशन कंट्रोल किया और रिस्पेक्टफुली पूछा, मैम मैं आपको क्या बोलूं? मेरा नाम अनामिका है, अनामिका बोली। जैक ने जब उसकी आवाज़ सुनी और बातें करते हुए वक्त उसके साथ एक्सप्रेशन देखे तो वह समझ गया यह उसकी बॉस ही है बिना किसी डाउट के। लेकिन यहाँ पर मामला क्या है? उसकी बॉस इंडिया के सबसे रिच इंसान की बेटी कैसे हो सकती है? अगर वह इतनी ही अमीर परिवार से है तो वह अपना ब्रांड क्यों लॉन्च की है? क्या वह और पैसे कमाना चाहती है? लेकिन हो रोनन, क्या नताशा ओबरॉय इस परिवार की इकलौती बेटी नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी बस कोई छुपी हुई बेटी हो जिनकी आइडेंटिटी किसी को ना बताई गई हो? लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी छुपी हुई है तो वह लोग उसे इतने अच्छे से उसे इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हैं और उसे इतना पेम्पर भी कर रहे हैं? अनामिका ने सोचा था कि कम से कम उसे 6 महीने तक कोई डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके ब्रांड के पास इनफ स्टॉक है और वह इस टाइम के दौरान अपना फोकस फार्मास्यूटिकल रिसर्च और बाकी कामों पर लगाओगी। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसके खुद के पेरेंट्स ने उसके सारे स्टॉक को खरीद लिया, जिनमें कुछ उसके पुराने डिजाइन्स भी थे जो उसके हिसाब से आउटडेटेड हो गए थे। मिस अनामिका, आपका नाम हमारे ब्रांड के फाउंडर से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं सोच रहा था कि क्या आप उन्हें जानती हैं, हमारे बॉस को? जैक ने पूछा। नहीं, अनामिका का आंसर बिल्कुल क्लियर कट था। ये सुनकर जैक समझ गया कि इस रूम में खड़े बाकी लोग उसके बॉस की असली आइडेंटिटी नहीं जानते।
आप बहुत लकी हैं, आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। इन कपड़ों को देखिए, ये हमारे ब्रांड की फाउंडर क्वीन एमी ने पर्सनली डिजाइन किए हैं, आपके जैसे औरा और खूबसूरत लड़की के लिए परफेक्ट है, जैक बोला। अनामिका, ये कैजुअल आउटफिट देखना तो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, श्रवण जी ने रेक में रखे हुए ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्वीन एमी के डिजाइन काफी अच्छे हैं, इसे तो देखो, सीता जी ने भी एक स्कर्ट लाकर अनामिका के ऊपर लगाकर देखते हुए कहा। मैं अभी से इमेजिन कर सकती हूँ कि इसे पहनकर तुम कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। अनामिका, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? श्रवण जी ने एक शूज की जोड़ी अनामिका को दिखाते हुए कहा। अनामिका, ये देखो, ये शोल्डर बैग किसी का दिन एक बैग पड़ा और कहा देखो, इसे देखकर लग रहा है कि यह तुम्हारे लिए पर्सनली बनवाया गया है, मैं श्योर हूँ कि तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अनामिका की आंखें तारों की तरह चमक रही थी और वह काफी एलिगेट डेमोर के साथ उनके कमेंट सुन रही थी। अनामिका नेचुरली काफी ब्यूटीफुल थी और उसकी वह चमकती हुई आंखें ठंडा और स्वीट टेम्परामेंट का मिक्स थी जो उसके चार्म को इनरेजिस्टिबल बनाती थी। वहीं दूसरी तरफ खड़ी नताशा का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। वह कितनी शॉक थी, यह शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है, हो क्या रहा है। क्यों उसके पेरेंट्स से इस लड़की को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि टॉप ब्रांड QY के लिमिटेड रिलेशन सामान उसे दिए जा रहे हैं। उन दोनों को अनामिका से इतना प्यार करता हुआ देखकर उसके अंदर एक पैनिक साइंस जन्म लेने लगा, जिससे वह काफी अनइजी हो गई। उसके 1 महीने घर पर न होने के बीच में हुआ क्या है? ये सब तुम्हारे साइज की ही है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो डैड तुम्हारे लिए दूसरा बैच मंगवा देंगे, श्रवण जी ने प्यार से अनामिका को देखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, अनामिका ने अपनी चमकती हुई आंखों से सबको देखा और काफी सॉफ्ट और जेंटल आवाज में कहा, मुझे लगता है कि यह सारे काफी अच्छे हैं। जैक अपने बॉस की आवाज से ही बता सकता था कि यह कपड़े देखकर वह ज्यादातर खुश नहीं है। इस बात के लिए वह अपने बॉस को ब्लेम को नहीं कर सकता था, ये सारा सामान उनका ही तो पिछला काम था, शायद 6 महीना या फिर 1 साल पुराना, लेकिन किसने सोचा था कि उसकी डिजाइन सामान घूमकर उसी के पास वापस आ जाएंगे। इन सब का कॉस्ट कितना होगा? अचानक से अनामिका ने जैक की तरफ देखते हुए कहा, जिससे जैक थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने जल्दी से जवाब दिया, ये हमारी ब्रांड के फाउंडर क्वीन एमी के क्लासिक पीस है, इसमें सबसे सस्ता सामान भी लगभग 3 लाख रुपए का है। सब जानते हैं कि हमारे ब्रांड की फाउंडर स्मार्ट और ब्यूटीफुल है और उनका नॉर्मल क्लॉथ जो डिजाइन करती है उसकी कीमत भी 5 लाख रुपए से ऊपर होती है और स्पेशल पार्टी वेयर की प्राइस तो करोड़ तक जाती है। कल ऐसी बात थी कि श्रवण जी ने जो सारे सामान अपनी बेटी के लिए ऑर्डर किया था उसकी कीमत करोड़ों से ऊपर थी। पहली नज़र में ही कोई बता सकता था कि वह काफी टॉप डिजाइन थे। कपड़ों के दाम उसे हिसाब से तय किए जाते थे जितना वक्त अनामिका को उन्हें बनाने में लगता था। जैक ने एक बार अपनी आंखों से देखा था अपनी बॉस को लगभग सैकड़ों डिजाइन एक रात में बनाते हुए, और पार्टी वेयर और स्पेशल पीस को बनाने में भी लेकर रेगुलर से सिर्फ कुछ मिनट एक्स्ट्रा लगते थे उसके बॉस को। तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? अनामिका ने जानबूझकर एक आईब्रो उठाकर जैक की तरफ मीनिंगफुल देखा। जैक को अपनी बॉस का इशारा समझ नहीं आया। उसने थोड़ा पैनिक होते हुए कहा, मिस्टर ओबराय ने कल 50 करोड़ 55 लाख रुपए QY ब्रांड को दिए हैं। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके घर लौटने के पहले ही दिन उसके पेरेंट्स उसके ऊपर इतना खर्चा करेंगे। वह थोड़ा अनइजी हो गई और बोली, काफी महंगा है। बिल्कुल नहीं, जैक ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, QY ब्रांड क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को ध्यान में रखता है। यहाँ रखा हुआ एक एक पीस काफी हाई डिमांड पर है, आप इसे पहनेगी तो प्रिंस की तरह खूबसूरत लगेंगी सचमुच, लेकिन बिल्कुल सस्ता नहीं है। अनामिका ने जानबूझकर सस्ता शब्द पर जोर दिया और अपनी नजरों से ही जैक पर प्रेशर बनाने लगी। अपने बॉस की नजरों को देखकर और उनके बातों का मतलब समझकर जैक को कुछ हिंट मिला और उसने कहा, हाँ ये सच में बहुत महंगा है, और अब जब मिस्टर ओबरॉय ने इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ दिया है तो मैं 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। 10%? अनामिका ने उसकी बातों को रिपीट किया। है 20%, जैक ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन जब उसकी बॉस के लोग कभी भी ठीक नहीं हुई तो वह बोला, और 30%, इससे कम नहीं हो सकता। इससे नीचे वह लोग गए तो उन्हें नुकसान होगा। वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए, किसे पता था कि अनामिका इतने बड़े ब्रांड के साथ इस तरह नेगोशिएशन कर सकती है, वह भी इतना ज्यादा। श्रवण जी और सीता जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इस तरह नेगोशिएशन करेगी। उन्हें लगा शायद उनकी बेटी को फिक्र है कि उनके मॉम डैड के ज्यादा पैसे ना खर्च हो जाए। आप लोग बस मुझे 27 करोड़ दे दीजिए, जैक ने फाइनली डिसाइड किया, बाकी मैं मिस्टर ओबरॉय के अकाउंट में वापस कर दूंगा। श्रवण जी को लगा कि उनकी बेटी को ज्यादा पैसे खर्च करना ठीक नहीं लग रहा था,
इसलिए जल्दी जल्दी से बोले रिफंड की कोई जरूरत नहीं है। अनु, तुम्हारे डैड यह अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हें प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, अनामिका ने पेशेंस के साथ कहा। अगर हमारे पास पैसे हैं भी तो हम इसी तरह फेंक तो नहीं सकते ना, क्यों ना हम आधे कपड़े वापस लौटा दे। इस तरीके से वह ये कपड़े किसी और को बेचकर पैसे कमा सकती है। बिल्कुल नहीं, श्रवण जी ने तुरंत मना करते हुए कहा। कैसा रहेगा जैक, आप वह पैसे मेरी बेटी का अकाउंट में रिफंड कर दीजिए। इसी ने तो आपसे नेगोशिएशन करके पैसे काम करवाया है, तो इस पर उसका हक हुआ। इस अनु के अकाउंट में डाल दीजिए और अनु, तुम इसे डैड की तरफ से पॉकेट मनी समझकर रख लो। इतनी ज्यादा पॉकेट मनी! एक पल के लिए जैक हैरान हो गया और वहां खड़े सब लोग अनामिका से जलने लगे। नताशा को अपनी पेरेंट्स की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन लोगों ने इस नई लड़की को बिना पलक झपक इतने सारे पैसे दे दिए, ऐसा तो उन्होंने उसके लिए कभी नहीं किया। वह गुस्से में कुछ करने ही वाली थी, तभी मार्था ने पीछे से धीरे से कहा, मिस आप अपना बिहेवियर कंपोस्ट रखें। भले ही सच्चाई बहुत बुरी थी, लेकिन अभी तक सबसे वर्स्ट पॉइंट पर नहीं पहुंची थी। नताशा अपने पेरेंट्स को देखते रही कि वह कितने प्यार से अनामिका से ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा प्यारा बिहेवियर उसने कभी नहीं देखा था। वह तो लगभग उसके बारे में भूल ही गए थे। वह दूर से ही अनामिका का कोल्ड और अलग बिहेवियर नोटिस कर सकती थी। भले ही वह उसके पेरेंट्स के सामने शांत थी, मगर नताशा एक नज़र में ही देखकर बता सकती थी वो कोई मामूली लड़की नहीं है। क्या वह यहाँ उसके पेरेंट्स को उस चुराने के इरादे से आए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डैड, मॉम कौन है ये? नताशा ने अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हुए मुस्कुराकर पूछा। तब जाकर श्रवण जी और सीता जी का ध्यान उसके ऊपर गया। सीता जी ने सबसे पहले ऑर्डर दिया, ये सारी चीजें लिटिल मिस की ड्रेसिंग रूम में रखवा दो। ये टाइटल लिटिल मिस नताशा को भी चेंज करने के लिए काफी था। वह इस फैमिली की अकेल इकलौती बेटी थी, लेकिन एक्स्ट्रा इंसान यहाँ कहाँ से आ गया? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैट, नताशा को सच पता चल गया। अब तक आपने पढ़ा कि नताशा घर आ जाती है, लेकिन जब वह देखते हैं कि उसके पेरेंट्स एक नई लड़की से कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा और जलन होने लगती है। लेकिन अभी तक उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी। अब आगे, जैक आप सचमुच एक लाइफ सेवर हैं, जो आप ये सारा सामान आज ले आए। सीता जी ने उसे थैंक यू कहा और फिर रानी की तरफ मोड़कर बोली, प्लीज जैक को ले जाकर नाश्ता कराओ और उनका ध्यान रखना। बिल्कुल मिस्टर जैक, मेरे साथ चलिए, रानी ने कहा। जैक जानता था कि शायद फैमिली के बीच में कोई सीरियस बात होने वाली है, इसलिए उसने आंखों से ही एक नज़र अनामिका को देखा और फिर रानी के साथ चला गया। चलो बैठकर बात करते हैं। सीता जी ने अनामिका का हाथ पकड़ा और नताशा को बैठने का इशारा किया, जिससे नताशा को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में किसी ने चाकू मार दिया हो। नताशा, मैं तुमसे फिर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ये है अनामिका ओबरॉय, हमारी बायोलॉजिकल बेटी जो गुम हो गई थी, सीता जी बोली। ये सुनकर नताशा स्पीचलेस हो गई। उसने तो सोचा था कि यह लड़की कोई दूर की रिश्तेदार है जो यहाँ सिर्फ कुछ पैसे लेने आई है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यह लड़की उसके पेरेंट्स की बायोलॉजिकल बेटी है। तभी वह लोगों इससे इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। कहानी ऐसी है कि कई साल पहले श्रवण और मैं हमारे पुराने घर गए थे और एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे थे। जब मेरा लेबर पेन शुरू हो गया और वहां का सबसे छोटा और नज़दीकी और नर्सिंग होम ही हमारा इकलौता ऑप्शन था। सीता जी ने उस इंसिडेंट को याद करते हुए कहा, उस अस्पताल में कोई प्राइवेट रूम नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने मुझे एक सिंपल से वार्ड में 2 और प्रेग्नेंट औरतों के साथ भर्ती किया। आधी रात को अचानक से अस्पताल में आग लग गई और आग जल्द ही बहुत तेज फैल गई, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, कैसे जाना है। मैंने बच्चे को उठा लिया ये सोचकर कि वह हमारी बेटी है, लेकिन सच ये था कि हमने तुम्हें उठा लिया था जो किसी और की बेटी थी, ना कि मेरी और श्रवण की। मुझसे गलती हो गई। आखिरी के शब्दों ने नताशा को पूरी तरह से हैरान कर दिया और तोड़ दिया। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह एक ओबरॉय परिवार की असली बेटी नहीं है। अनु को मेहता परिवार अपने साथ ले गया और मेहता परिवार की बेटी को एक वहां की क्लीनिंग स्टाफ ले गई और आखिर में तुम हमारे साथ आ गई। अगर मैंने उस दिन वह ऑनलाइन पोस्ट नहीं देखी होती कि एक फैमिली खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही है, तो अभी भी हम अंधेरे में ही होते। सीता जी बोले तो नताशा स्पीचलेस हो गई। और जहां तक बात रही तुम्हारी असली मॉम की, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था, इतना कहकर सीता जी रुकी और फिर उन्होंने सच बताने का फैसला करते हुए कहा, हमने खोजबीन की तो हमें पता चला कि तुम्हें जन्म देने के बाद उनकी बहुत ब्लीडिंग हुई थी और वह उसे बड़ी सी आग से बच नहीं पाए उस रात। क्या उसकी बायोलॉजिकल मदर उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसका जन्म हुआ? नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। जो हो रहा था उसे उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। और जहां तक बात रहे तुम्हारे फादर की, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए।
सीता जी बोली और फिर उन्होंने अनामिका की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहा, हमने अनु से बात की है और हमने प्लान किया है कि तुम हमारा ही परिवार हो। आज से ये तुम्हारी बहन है। हमारी गलती की वजह से अनु के साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन चीजों को सुधारने की। भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, लेकिन हमने तुम्हें बड़ा किया है, इसलिए तुम हमारी ही बेटी हो। तुम्हें अनु के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा और उसका ध्यान भी रखना, ओके। अपनी पेरेंट्स की बातें सुनकर नताशा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसा कब से होने लगा कि उनमें छोटी बहन बड़ी का ध्यान रखें। कितने सालों से वह अपने बैकग्राउंड पर बिल्कुल प्राउड थी कि उसके फादर इंडिया के सबसे रिच इंसान है और उसकी मॉम एक फेमस ब्यूटीफुल लेडी और उसके पांचों भाई अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल। बचपन से ही सब लोगों ने उसे खुश करने की और उसकी हर एक विश पूरी करने की कोशिश की है। वह कैसे किसी और के ध्यान रखेगी और उसे खुश करने की कोशिश करेगी। भले ही वह बहुत गुस्से में थी, जलन हो रही थी, उदास थी, मगर वह अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकती थी, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, यह सब बहुत अचानक हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है तो ये झूठ होगा। मैं इस परिवार में 18 सालों से हूँ और एक दिन मेरे पेरेंट्स मुझे बता रहे हैं कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ। इतना कहकर नताशा अपने सर नीचे कर लिया और उदास होकर बोली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरी असली माँ उसी दिन मर गई होगी जिस दिन मेरा जन्म हुआ, और मेरे फादर मिल ही नहीं रहे हैं। क्या मैं कभी उनसे नहीं मिल पाऊंगी? बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिसे उसने पोंछा और काफी उदास होकर बोली, मॉम डैड, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मुझे अभी भी अपनी फैमिली में रखना चाहते थे और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखूंगी। उसके चेहरा सिंसियर था और उसके आंसू उसके दर्द बता रहे थे। लेकिन अनामिका जो मेहता परिवार में बड़ी हुई थी और हर तरह के लोगों का दोगला और झूठा चेहरा देख चुकी थी, वह एक नज़र में ही देखकर बता सकती थी कि नताशा नाटक कर रही है। वेलकम बैक टू द फैमिली। नताशा ने अपनी बहन का प्यार दिखाने के लिए, उसे गले लगाने के लिए अपने हाथ खोला। अपने पेरेंट्स की नज़रों में वह बहुत अच्छा बनना चाहती थी। अनामिका ने जवाब दिया, तुम्हारे इतने वार्म वेलकम के लिए थैंक यू, लेकिन मैं गले नहीं लग सकती। नताशा वही खड़ी रह गई। मैं किसी के फिजिकल कांटेक्ट से थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ, सॉरी। अनामिका हमेशा ही कोल्डली बिहेव करती थी, मगर उसका रिएक्शन और एटीट्यूड देखकर नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल कर रही है और उसे ऑकवर्ड और एम्ब्रेसफुल करवा रही है। अनु थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, मगर जल्दी ही हमसे घर मिल जाएगी। हम एक फैमिली है नताशा, तुम्हें अब फॉर्मल बिहेव करने की जरूरत नहीं है, सीता जी बोली। ये सुनकर नताशा और एम्बेरेस हो गई और फाइनली बैठ गई। ऑल राइट, अब बातें खत्म, चलो खाना खाने हैं, सीता जी ने टाइम देखते हुए कहा। अनु तुम्हें भूख लगी होगी ना? हम कब से बातें किया जा रहे हैं और खाने के बारे में हम भूल गए। आज का डिनर तुम्हारी मॉम और मैंने बनाया है, चलो खाकर बताओ कैसा बना है, श्रवण जी ने मुस्कुराकर कहा। और अगर उसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम हमें बता देना, हम जल्दी एडजस्ट कर देंगे। डाइनिंग टेबल अलग अलग डिलीशियस फूड से भरा हुआ था और सब कुछ श्रवण और सीता जी ने खुद बनाया था, जिससे नताशा को बहुत जलन हुई। उनके घर पर 4 शेफ थे, इसलिए सीता जी और श्रवण जी को पर्सनली खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो लोग ऐसा कभी करते थे। लेकिन आज उन्होंने अनामिका के लिए स्पेशल एफर्ट्स किया है। सीता जी एक एक करके अनामिका के में खाना सर्व किया जा रहे थे, जिससे उसकी प्लेट पूरी तरह भर चुकी थी। भले ही नताशा की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नताशा को भी बराबर ही सर्व किया और उसे खाने के लिए कहते रहे, मगर नताशा का ध्यान तो सिर्फ इस बात पर था कि अनामिका को पहले प्रायोरिटी मिल रही है और उसे ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिससे वो और उदास हो गई और यह सारा डिलीशियस खाना उसे बेस्वाद लगने लगा। अनु तुम इतने सालों से बाहर रही हो, तुम्हें और खाना खाना चाहिए, अपने आप को देखा तो सही, तुम कितनी पतली हो, सीता जी बोली। मार्था वही खड़ी होकर उदास नताशा को देख रही थी, या फिर कहा जा सकता है जेलेस नताशा को देख रही थी। लेकिन खुशकिस्मती से अनामिका अपना खाना खत्म करने के बाद ऊपर चली गई और ज्यादातर नीचे नहीं रही। नताशा ने इसी मौके का फायदा उठाया अपने पेरेंट्स से बात करने का और इधर उधर की बातें करते हुए उसने आखिर में पूछ लिया, डैड मॉम आप लोगों ने कैसे कंफर्म किया कि अनु ही आपकी बायोलॉजिकल बेटी है? उस ऑनलाइन पसंद में कोई स्पेशल बात जिसकी वजह से आप लोगों को कंफर्म हो गए? वह सच में ये पूछना चाहती थी कि हो सकता है कि अनामिका नाटक कर रही हो और वह उनकी बेटी नहीं हो। आफ्टर ऑल कौन इंडिया का सबसे रिच इंसान की बेटी नहीं बनना चाहे? उसका सिर्फ चेहरा मिलता जुलता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका खून का रिश्ता होगा ही। उसका सवाल सुनकर श्रवण जी हैरान हो गया और फिर उन्होंने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, कोई स्पेशल बात नहीं थी, बस उसे ऐड में जो बातें लिखी गई थी वह सारे इंसिडेंट अनु के जन्म वाली रात को हुए थे, जो हमें बहुत अच्छे से याद था।
वह हॉस्पिटल का नाम, रूम नंबर और अस्पताल में लगी आग और भाग दौड़, और फिर उन्होंने गलत बच्चों को उठा लिया। ओह, ऐसी बात है, नताशा ने लंबा खींचते हुए कहा। तो श्रवण जी आगे बोले, उन्होंने हमें अनु का एक बाल भेजा था और हमने डीएनए टेस्ट करवाया है, जो 99.99% मैच हुआ है, और जब हमें अनु की फोटो देखी तो वह बिल्कुल तुम्हारी मोम की तरह दिखती है, जैसे तुम्हारी मोम उस उम्र में दिखा करती थी। श्रवण जी की बातें सुनकर नताशा को बुरा लगा। आखिरी उम्मीद जो उसके दिल के अंदर बची थी वह भी खत्म होने लगी, लेकिन वह अभी भी इस बात को करने के लिए तैयार नहीं थी, और वह बोली, और आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं आप लोगों की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ? पहले हमने अनु का डीएनए टेस्ट करवाया और फिर तुम्हारे रूम से भी कुछ बाल लेकर टेस्ट करवाया था, श्रवण जी बोले। दूसरे शब्दों में साफ था कि नताशा ओबरॉय परिवार से ब्लड रिलेटेड नहीं थी। नताशा की आखिरी उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। नताशा, भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो, मगर हम एक साथ इतने सालों से हैं और तुम हमारी अपनी ही बेटी हो, सीता जी बोली। भले ही इस वक्त सीता जी उसे पहले की तरह ही प्यार से देख रही थी, लेकिन नताशा किसी और से बेहतर जानती थी कि अब चीज पहले की तरह नहीं रहने वाली है। वह सिर्फ देश के सबसे अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी, लेकिन अब जब अनामिका वापस आ गई है तो लोग उसे इस प्रकार की गोद ली हुई बेटी के तौर पर देखेंगे, जिसका इस परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में वह एक बाहर वाली है। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए डिम हो गई, लेकिन फिर उसने जानबूझकर सीता जी को गले लगाते हुए कहा, मॉम, मैं आपसे और डैड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप लोगों का बहुत ध्यान रखूंगी। थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बिताने के बाद नताशा अपने रूम जो सेकंड फ्लोर पर था वहां गई, लेकिन ऊपर आते ही उसे लगा कि पूरा फ्लोर बदल चुका है। पूरा सेकंड फ्लोर पूरी तरह से रिनोवेट किया गया था और हर एक रूम को अलग अलग स्टाइल में डिजाइन किया गया था। ये देखकर नताशा ने एक मेड को रोकते हुए पूछा, इन रूम के साथ क्या हुआ? सर और मैडम लिटिल मिस को वेलकम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर को हायर करके उनकी टीम के साथ यहाँ बुलाया और पूरे सेकंड फ्लोर रिनोवेशन कराए और अलग अलग रूम को अलग अलग थीम के हिसाब से तैयार करवाया। आपके रूम के अलावा पूरा सेकंड फ्लोर रिनोवेट हुआ है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लिटिल मिस को किस तरह का रूम पसंद आएगा, इसलिए उन्होंने हर एक अलग अलग डिजाइन में तैयार करवाया था, वह मेड बोली, जिससे नताशा का चेहरा कुछ सेकंड के लिए पीला पड़ गया। लेकिन उस मेड ने आसपास देखा और धीरे से बोली, नई मिस एक बहुत ही छोटी फैमिली में बड़ी हुई है और आखिर में उन्होंने सबसे सिंपल रूम ही पसंद किया। उस मेड की बात सुनकर नताशा को थोड़ा अच्छा लगा। उस मैन फिर से आसपास देखा और धीरे से बोली, वह बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि उन्होंने कभी फेमस पेंटिंग्स नहीं देखी, जो सबसे एक्सपेंसिव रिटर्न ऑफ किंग्स पेंटिंग थी, जो बड़े से लिविंग रूम में लगनी चाहिए थी। सबको एडमिरे करने के लिए उन्होंने उसे लाउंज में लगवा दिया है। नताशा हैरान हो गई और उसने पूछा, वह इन चीजों पर भी ध्यान दे रही है? मास्टर और मैडम उनकी बात बहुत मानते हैं और उन्होंने एक्चुअली वह पेंटिंग लॉन्च में लगवा दी है, वह मेड बोली। उन्होंने खुद अपने लिए खाना भी बनाया और उनके लिए इतनी ब्यूटीफुल कपड़े और शूज भी ऑर्डर किया और कितने सारे पैसे भी दिए, ये कहकर कि वह पॉकेट मनी है। ये सारी बातें सुनकर नताशा, जिसे अपना गुस्सा थोड़ा दबा लिया था, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी जलन और गुस्सा दिखाई दिया। प्लीज मिस, मेरी इन बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप कॉलेज के लिए अब्रोड चली गई तो आपकी फैमिली में स्टेटस और नीचे गिर जाएगा, उस मेड ने नर्वस होकर वार्निंग दी। नताशा अपनी कर्ट सिचुएशन के बारे में बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए वह बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम जाओ। जी मैम, उस मैन इतना ही जवाब दिया। रुको, तुम्हारा नाम रीना है ना? नताशा ने उसे वापस बुलाया और अपने हाथ का एक डायमंड ब्रेसलेट निकालकर उसे देते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे फैमिली हॉस्पिटल में है, ये ब्रेसलेट उनके इलाज में तुम्हारी मदद करेगा। थैंक यू मिस नताशा, रीना ने तुरंत अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए कहा, मैं हमेशा फ्यूचर में आपकी लॉयल रहूंगी। सब लोग पैसे के भूखे होते हैं। नताशा ने उसे जाने का इशारा किया और अचानक से अपने मन ही मन प्लान बनाने लगी। भले ही अनामिका उनकी बायोलॉजिकल बेटी थी, लेकिन उसने इतने साल श्रवण जी और सीता जी के साथ बिताए थे, इसलिए अनामिका से ज्यादा उनकी फीलिंग्स टिप थी उसके लिए, जिसका उसे फायदा उठाना है। अगली सुबह वहीं दूसरे तरफ सिटी हॉस्पिटल में एक आदमी ने रूम नंबर 306 का दरवाजा खोला और अपनी क्लियर आंखों से देखते हुए अपने नोबल एलिगेंस के साथ अंदर आया। बेड पर लेटे हुए बूढ़े व्यक्ति थोड़े बहुत हिले, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही देवेंद्र जी ने अपने सामने अपने पोते देवांश को देखा, उनकी नजरें थोड़ी सॉफ्ट हो गई और उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, आ गए छोटे शैतान? देवांश ने सॉफ्टली पूछा, उड़ गए आप? कहाँ हूँ मैं? देवांश जी ने आसपास नजरें घूमते हुए पूछा, मेरे साथ हुआ क्या था? क्यों उनकी बॉडी में इतना दर्द हो रहा है?
यहाँ तक कि उनमें बोलने की भी ताकत नहीं है। क्या वह आप नहीं थे जो भूख हड़ताल पर चले गए थे? देवांश ने कहा। देवेंद्र जी ने अपनी खाना और दवाएं रोक दिया था सिर्फ देवांश से अपनी बात मनवाने के लिए और आखिर में उनकी जान पर बनाई। देवांश के बोलने पर उन्हें कुछ याद आया कि उन्होंने सच में ऐसा ही कुछ किया था। वह बस देवांश की सोच बदलना चाहते थे, लेकिन आखिर में उन्हें इतना दर्द हो रहा है मुझे। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय देवांश ने कंप्लेंट की, आप बहुत लकी है कि आप खतरे से बच गए। उन्हें ये छोटा सा दर्द बर्दाश्त करना होगा। किसने कहा था इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने के लिए? छोटे शैतान कहीं के, मैं अभी अभी होश में आया हूँ। क्या तुम थोड़े अच्छे से बात नहीं कर सकते मुझसे? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। सब तुम्हारी गलती है। तुम बताओ मुझे कितने दिन हो गए आखिरी बार तुमसे मुझे मिले हुए, और कब आखिरी बार तुमने मेरी बात सुनी थी? अगर उन्होंने खाना और दवाएं लेने से मन नहीं किया होता और उनका इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो उनका ये शैतान पोता उनसे मिलने ही नहीं आता। किसने कहा था आपसे वह बातें बोलने के लिए और वह बातें मानने की जिद करने के लिए जो मैं नहीं सुनना चाहता और नहीं मानना चाहता? देवांश बोला। जब भी वह यहाँ आता था उसके दादाजी हमेशा ओबरॉय परिवार की बेटी नताशा का नाम लेते थे और उसकी शादी का रिश्ता जो बुजुर्गों ने पहले तय किया था उसे बारे में बोलते रहते थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवेंद्र जी ने मुंह बनाकर अपना सर दूसरी तरफ घूमते हुए कहा, मैं ऑलरेडी इस हालत में हूँ, एक दिन मर जाऊंगा। कल अपनी फियांसे को लेकर आओ मुझसे मिलने के लिए। देवांश ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, मेरी कोई फियांसे नहीं है। क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देना चाहते हो? देवेंद्र जी ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है कि सालों पहले हमारे और ओबरॉय परिवार के बीच रिश्ता तय हुआ था। तुम्हें नताशा से शादी करनी होगी, वरना मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन्हें सिचुएशन। यह शादी और रिश्ते वाला आइडिया पूरा आपका था। देवांश बहुत ही कैजुअली बोला, अब जब आपने रायता फैला ही दिया है तो उसे कैसे समेटना है यह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। शैतान कहीं के। आह मेरा दिल। अचानक से देवेंद्र जी ने अपने दिल पर हाथ और रखकर दर्द में करा है। ऋषि डॉक्टर को लेकर आओ, देवांश बोला। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की देवेंद्र जी बोले, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बात बोल दी है। अगर कल तुम और नताशा एक साथ यहाँ नहीं आए तो तुम भूल जाना कि तुम्हारी कोई दादाजी है। उसके बाद में जियो या मरो उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। उन दोनों को एक दूसरे से झगड़ता हुआ देख ऋषि जल्दी से मामला सुलझाने के लिए बीच में आते हुए बोला, सर शांत हो जाए, बोस तो कुछ दिनों से बहुत बिजी थे। तुम भी अपनी पूरी जिंदगी कुंवारे ही मरोगे। तुम दोनों के दोनों हर वक्त काम में बिजी रहते हो। क्या तुम उन लोगों के पास थोड़ा सा वक्त नहीं है अपनी जिंदगी और पर्सनल रिश्तों के बारे में सोचने के लिए? देवेंद्र जी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऋषि को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। वह इन सब में कैसे घसीटा गया और वह जिंदगी भर कुंवारा क्यों रहेगा? वह तो बस अपने काम से थोड़ा प्यार करता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट वाला जरूर कीजिए। चेन्नई। देवेंद्र जी ने दिया ऋषि को लालच। अब तक आपने पढ़ा कि सीता जी और श्रवण जी नताशा को सारा सच बता देते हैं, लेकिन नताशा मन ही मन फैसला कर लेती है कि अनामिका को अपनी जगह नहीं लेने देगी। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र जी नताशा से मिलने की जिद कर रहे होते हैं। अब आगे तुम ना जल्द से जल्द अपने लिए भी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। शायद हो सकता है कि तुम्हारा ये साधु बॉस तुम्हारी हैप्पी लाइफ देखकर कुछ सोच और समझे। देवेंद्र जी ने जानबूझकर ऋषि को समझाया। देवांश जो खाना लेकर आया था उसने खोलकर उनके सामने रखते हुए कहा, अगर ऋषि गर्लफ्रेंड बना लेगा तो क्या उसका काम आप करोगे? मैं करूंगा। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि देवेंद्र जी मान जाएंगे, जिससे ऋषि थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं क्यों करूंगा? मगर अगर ऋषि अगर तुम गर्लफ्रेंड बना लेते हो ना तो मैं मेक श्योर करूंगा कि यह नालायक तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी दे दिया करे। कम से कम तुम्हें वीकेंड के दिन ओवर टाइम तो नहीं है करने दूंगा मैं। और उसके अलावा जब तुम शादी करोगी ना तुम्हें मेरी तरफ से तुम्हें बहुत सारी गिफ्ट दूंगा और उसके अलावा मैं कुछ और लोगों को हायर कर दूंगा जो तुम्हारा वह काम का लोड कम कर सके। ये सब सुनकर ऋषि और इमोशनल हो गया, इतना कि वह लगभग रोने वाला था। और हाँ, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा मैं, देवेंद्र जी बोले। और ऋषि ने हाँ में सर हिला दिया तो फिर देवांश की तरफ देखते हो बोले, देखो देखो कितना सेंसिबल बच्चा है ऋषि, मेरी बात एक बार में ही मान गया। तुम्हारी तरह जिद्दी और घमंडी नहीं है जो मेरी बात कभी नहीं सुनता। लेकिन ऋषि को अपनी ये तारीफ और फ्यूचर में होने वाले फायदे कुछ ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। ऋषि, अफ्रीका में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ बहुत काम बढ़ गया है। मुझे लगता है वहाँ तुम्हारे जैसे किसी समझदार इंसान की जरूरत है। देवांश की यह बात सुनते ही ऋषि जल्दी से बोला, सर मेरा मतलब वह नहीं था। अपनी चीजें पैक कर लो और तुम चल निकल रहे हो। सर,
ऋषि लगभग रोने ही वाला था और उसने मदद के लिए देवेंद्र जी की तरफ देखा तो वह देवेंद्र जी ने हमेशा की तरह सिचुएशन को संभालते हुए कहा, ऋषि कल से काम खत्म होने के बाद शाम को तुम मेरे साथ आ जाना, हम थोड़ी देर बातें करेंगे और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। मैं यहाँ अकेले भूतों की तरह एक रूम में पड़ा पड़ा बोर हो जाता हूँ। बॉस देखिए ना, मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है, प्लीज मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता। ऋषि ने देवेंद्र जी की बातों का एडवांटेज के तौर पर लेने का सोचा। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर नोक किया और दरवाजा खोलते हुए अंदर आया। मैं हूँ देवेंद्र सिंघानिया जी। बुरी हालत में तान्या अंदर आए और वहां खड़े बाकी लोगों को नोटिस करते हुए उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, ऋषि आप लोग भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? अभी सुबह के 8 बजे भी नहीं बजे थे और अभी पेशेंट के विजिटिंग आवर्स शुरू नहीं हुए थे। तान्या ने अपना पुराना आईडी इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए और सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए यहाँ तक पहुंची थी। किसने अंदर आने दिया तुम्हें? देवांश ने कल कुछ ज्यादा नहीं किया था क्योंकि वह इस अस्पताल के डायरेक्टर की थोड़ी इज्जत करता था, लेकिन वह एक्चुअली इतनी हिम्मत कर सकती है कि बिना किसी के परमिशन के यहाँ आ जाए। देवेंद्र जी, मिस्टर सिंघानिया प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दीजिए, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ना नहीं चाहती, प्लीज मुझे इस अस्पताल में दोबारा काम करने दीजिए। देवेंद्र जी प्लीज, इतने दिनों तक मैंने जो आपका ध्यान रखा और इतने दिनों तक मैं आपकी डॉक्टर थी, इस नाते मुझे दोबारा मौका दे दीजिए। तान्या बहुत डेस्परेट थी। क्या इसे मेडिकल प्रोफेशन से निकाल दिया गया है? देवेंद्र जी ने ऋषि से पूछा। जी बिग बॉस, जब कल आपकी हालत खराब हुई तो इसने कोई कोशिश नहीं की और उसके अलावा वह आपको परमानेंटली मारने की कोशिश करी थी। इसके इंटेंशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मिस अनामिका, कल जिन्होंने आपका इलाज किया था उन्होंने कहा कि यह डॉक्टर होना डिजर्व नहीं करती है, इसलिए डॉक्टर शर्मा ने ये सब सुनने के बाद इसे इस प्रोफेशन से निकलने का फैसला किया। देवेंद्र जी से बातें कहने के बाद ऋषि ने घूरकर उसे शैतान औरत को दिखा। वह घटिया लड़की थी, उसके मन में मेरे खिलाफ गुस्सा था, इसलिए उसने हॉस्पिटल डायरेक्टर के सामने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। देवेंद्र जी, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं हमेशा आपका अच्छे से ध्यान रखती थी, आपको याद होगा कि। लेकिन तान्या अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही देवांश का चेहरा डार्क हो गया और उसके आसपास का ऑरा खतरनाक होने लगा। ऋषि को भरोसा नहीं हो रहा था कि इस स्टेज में होने के बाद भी यह औरत सच मानने से इनकार कर रही है और उसके अलावा मिस अनामिका को बदनाम भी कर रही है। क्या इसे लगता है कि वह लोग कल अंधे हो गए थे? क्या उसे लगता है कि अपनी आंखों के सामने देखकर भी वह लोग सच को नहीं मानेंगे? मैं आपको एडवांस दूंगा कि बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। ऋषि ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए काफी सख्त शब्दों में उसे कहा। भले ही वह देवांश से और देवेंद्र जी के सामने मासूम और प्यार बनता था, लेकिन वह असलियत में देवांश से कम खतरनाक नहीं था। कल ये लड़की उसके बिग बॉस को मारने की कोशिश कर रही थी और यहाँ आ जाकर अपनी गलती मानने की जगह दूसरों को बदनाम कर रही है। मिस अनामिका उसकी बिग बॉस की लाइफ सेवर है जिसे ये लड़की घटिया कह रही है। आज के बाद तुम्हारी फैमिली में कोई भी मुंबई शहर में कम नहीं रह सकता। अचानक से बेड पर लेटे हुए देवेंद्र जी अपनी कड़क आवाज से बोले, बाहर निकाल दो इसे। तान्या तो यहाँ अपनी नौकरी की भीख मांगने आई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके आने के बाद इन सब में उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी। वह बोली, देवेंद्र जी, मैंने क्या गलत किया है जिसकी वजह से आप गुस्सा हो गए हैं? क्या सिर्फ कल की गलतफहमी की वजह से? वह वहीं नीचे बैठ गई और जाने से मना करने लगी। प्लीज देवेंद्र जी, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। देवेंद्र जी इतना गुस्सा थे कि उनका चेहरा लाल पड़ गया और वह बोले, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको। देवेंद्र जी, अगर आप मुझे आज माफ नहीं करते तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तो मर जाओ। देवेंद्र जी को उसकी जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बोले, ऋषि वह चाकू उठाकर उसे दे दो। ऋषि ने वही रखा फ्रूट नाइफ उठाया और तान्या के सामने फेंक दिया और चाकू के नीचे गिरते ही एक तेज आवाज हुई जिससे तान्या डर गई। वह तो बस देवेंद्र जी को डराना चाहती थी, ऐसा बोलकर वह खुद की जान थोड़ी ले सकती है। सर, जब तान्या ने देखा कि उसकी मौत वाली धमकी देने के बाद भी देवेंद्र से उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे तो उसने रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा, मेरी फैमिली बहुत गरीब है, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। जब से मैं छोटी थी तब से मैं अपनी पूरी फैमिली की उम्मीद हूँ। मेरा सपना है एक डॉक्टर बनना जो लोगों की जान बचाए। एक डॉक्टर? क्या तुम क्वालिफाइड हो एक डॉक्टर होने के? देवेंद्र जी इरिटेट हो गए थे। यह मत सोचना कि कल जब मैं वहां बेड पर लेटा हुआ था तो तुम सबकी बातें नहीं सुन सकता था। तुम वही थी जिसने मुझे बेहोशी की दवाएं और हॉट शूटिंग मेडिसिन देने की बात को लेकर आई थी। वह लड़की कह रही थी कि इस तरह करने से मेरी जान चली जाएगी, मगर फिर भी तुम अपनी जिद पर खड़ी हुई थी। देवेंद्र जी का मानना था कि सामने खड़ी लड़की एक डॉक्टर होने के लायक ही नहीं है। वह लोगों की जान बचाने की जगह लोगों की जान लेने पर तुली हुई है। मैं
तान्या शॉक थी यह जानकर कि देवेंद्र जी ने कल उनकी सारी बातें सुनी थी, जिसकी वजह से वह कुछ सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। वह लड़की कल तुमसे कह रही थी कि बेहोशी की दवाई या फिर हॉट शूटिंग मेडिसिन की वजह से मैं आधे घंटे के अंदर ही मर जाऊंगा। अगर मैं लकी नहीं होता और वह लोग लड़की वहां से नहीं गुजर रही होती और उसने मेरा इलाज नहीं किया होता, तब तक तुम्हें मर गया होता और मेरे सामने रिक्वेस्ट करने का तुम्हारे पास मौका भी नहीं होता। मैं तो सिर्फ इस प्रोफेशन से तुम्हें निकाल कर और मुंबई शहर से निकाल कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, वह भी सिर्फ डॉक्टर शर्मा के लिए। मेरे सब्र का जवाब मत लो वरना तुम्हें और बुरी पनिशमेंट मिल सकती है। वह यंग लड़की बिल्कुल सही थी। तुम्हें एक डॉक्टर कहना डॉक्टर के पैसे की बेइज्जती है। तुम डॉक्टर कहलन के लायक नहीं हो। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोली, देवेंद्र जी। वह अपनी बात खत्म कर पाती उसे पहले ही देवेंद्र जी ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, ऋषि, इसके साथ साथ कुछ और डॉक्टर भी थे जो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देना चाहते थे और एक डॉक्टर ऐसा भी था जो वह सारा दोष उस यंग लड़की के ऊपर डालने की सोच रहा था। वह सारे डॉक्टर होने के लायक नहीं है, उन सबको निकाल दो नौकरी से। इतना कहकर फिर उसे उन्होंने सामने तान्या को देखा और बोले, क्या तुम जा नहीं रही हो? क्या मैं किसी को बुलाऊं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए? बिग बॉस, आपकी हेल्थ अभी ठीक नहीं हुई है। गुस्सा मत हुई है मिस तान्या, क्या आपको हिंदी में बातें समझ नहीं आती? ऋषि तान्या की तरफ देखकर कोल्डली बोला। तान्या समझ गई कि इस मामले में अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं है और वह धीरे से सॉरी बोलकर भाग गई। कौन थी वह लड़की? तान्या के वहां से जाते ही देवेंद्र जी थोड़ा शांत हुए और देवांश की तरफ मुड़कर पूछा, क्या हमने उसे प्रॉपर्ली थैंक यू कहा? हमने ऑलरेडी उन्हें एक ब्लैंक चेक दे दिया है। उस लड़की के बारे में बात करते हुए ऋषि की आंखों में इज्जत साफ दिखाई दे रही थी और बोला, किसने सोचा था कि एक टीनेज लड़की एक मिरेकल डॉक्टर हो सकती है? सच बताए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह मिस तो वहां से गुजर रही थी और उन्हें आपकी कंडीशन के बारे में पता चल गया और उन्होंने सबके ओपिनियन के खिलाफ जाकर आपकी जान बचाई। अगर वह नहीं होती तो पता नहीं ये डॉक्टर आपके के साथ क्या करते हैं। वह कितनी काइंड और कैपेबल है। देवेंद्र जी की यादों में एक धुंधला सा मासूम चेहरा दिखाई दिया। भले ही उसे वक्त वह बेहोश थे मगर फिर भी उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली थी और अनामिका का चेहरा देखा था, मगर वह थोड़ा धुंधला था, मगर उन्हें अनामिका की प्यारी सी आवाज सुनी थी। लेकिन बदकिस्मती से वह लड़की बहुत यंग है और देवांश की सगाई ऑलरेडी नताशा से हो गई है, वरना इस तरह की एक प्यारी सी पोता बहू होना कोई बुरी बात नहीं है। क्या तुमने उस लड़की का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिया था? देवेंद्र जी ने जल्दी से पूछा। मैं उसे पर्सनली मिलकर थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये सवाल सुनकर ऋषि हैरान हो गया और उसने जल्दी से देवांश की तरफ देखा। आफ्टर ऑल देवांश ने कल अनामिका का नंबर लिया था। आप उसे परेशान नहीं करेंगे? देवांश ने तुरंत मना करते हुए कहा। क्या बात है? क्या मैं अपनी लाइफ सेवा से नहीं मिल सकता और क्या मैं उसे मिलकर उसे थैंक यू नहीं बोल सकता? देवांश, देवेंद्र जी जो सोच रहे थे वह सच था कि कितने सारे डॉक्टर मिलकर भी उन्हें बचा नहीं पा रहे थे, मगर उस यंग लड़की ने इतने क्रिटिकल मोमेंट पर उन्हें बचा लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वह उन डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छी डॉक्टर है। अगर उन्हें ठीक से याद है तो वह यंग लड़की 17 से 18 साल की थी और उनका तो एक और पोता है जो इसकी उम्र का है। अगर उन्होंने सक्सेसफुली उन दोनों को मैच कर दिया तो वह उनके फैमिली मेंबर बनाकर उनके घर आ सकती है। क्या तुम्हारे पास उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है? देवेंद्र जी को याद था कि नंबर वाली बात सुनते ही ऋषि ने देवांश की तरफ देखा था। इसका मतलब देवांश के पास उस लड़की का नंबर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं, तुम्हें उस लड़की को मुझसे मिलने के लिए लाना ही होगा। देवेंद्र जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में देवांश ने हार मान ली और बोला, वह यहाँ आएगी आपसे मिलने या नहीं, वह उस पर डिपेंड करता है। देवेंद्र जी का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया तो वह जल्दी से बोले, ऑफ कोर्स। अगर वह यहाँ नहीं आए तो वह सिर्फ उनके इस नालायक पोते के खतरनाक और कोल्ड नजरों की वजह से होगा। देवांश हो जाते हुए देखकर देवेंद्र जी जल्दी से बोले, रुको। और फिर उन्होंने कुछ सोचकर आगे कहा, जब तुम उस लड़की से बात कर लो तो अच्छे से बिहेव करना, थोड़ी जेटल आवाज में। अगर तुम्हें वैसा करना नहीं आता तो ऋषि को बात करने दो या फिर ऋषि से सीख लो, उसे डरना मत। समझ में आए बात? वह लड़की उनकी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो सकती है। उनकी बात सुनकर रूम में देवांश ने अपने आप से सोचा, क्या उसे जेटली बात करना नहीं आता या फिर वह पोलाइट नहीं है? क्या उसे किसी और से सीखने की जरूरत है? तभी ऋषि ने भी कंप्लेंट करते हुए कहा, बिग बॉस प्लीज मेरी बैड मत बजाया, और सर तो अभी अभी अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट के बारे में भूले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है इसलिए तुम उससे रूडली बात नहीं करोगे। देवेंद्र जी को डर था कि उनका ये पोता अपने कॉल्ड एटीट्यूड से उस लड़की को डरा देगा। वहीं दूसरी तरफ
ओबरॉय मेंशन में श्रवण जी और सीता ने बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के खाने अपने दोनों बेटियों के सामने रखते हुए कहा, देखो शेफ ने ये पेस्ट्री फ्रेश बनाई है, अनु ये तुम्हारी है, संभल के ये गरम है, नताशा तुम स्कूल और ट्रिप के चक्कर में 1 महीने से बाहर थी, लगता है तुम बहुत पतली हो गई है, चलो और खाओ। नताशा ने स्वीटली मुस्कुराकर कहा, मोम डैड मेरी फिक्र मत कीजिए, आप मेरी बहन को और दीजिए, मैं बचपन से ही तो ये सब खाती आई हूँ। सीता हंसी, यह सोचकर कि उनकी बेटी बहुत समझदार है। वह अनामिका के अचानक आने से उसे जलन या फिर गुस्सा नहीं कर रही है, बल्कि वह उसे अपनी बहन मानकर उसका ख्याल रख रही है। जितना उन्होंने सोचा था उतना भी सब कुछ मुश्किल नहीं रहा। डैड ये रही आपकी ब्लैक टी, जो आपको पेस्ट्री इसके साथ खाने में अच्छी लगती है। नताशा ने खड़े होकर श्रवण जी को टी सर्व की और सीता को भी। मोम एंजॉय कीजिए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नताशा इतनी समझदार होगी। प्यार से मुस्कुराते हुए उन दोनों ने अपने चाय के कप उठाए और एक सिप लिया। उन दोनों को देखकर नताशा ऐसे मुस्कुराए जैसे उसने जंग जीत ली हो, और फिर एक साइड अनामिका को देखा। क्या फर्क पड़ता है कि वह उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। एक साथ इतने सालों से रहने की वजह से कोई भी उसके पेरेंट्स की खाने पीने की हैबिट्स को उससे ज्यादा नहीं समझ सकता। वही अनामिका जो इतने सारे 2 चेहरे वाले लोगों के साथ रहती आई है, वह नताशा की छोटी छोटी स्कीम्स कैसे नहीं समझती। लेकिन उसकी नज़रें बिल्कुल शांति थी और वह अपने प्लेट में रखी हुई पेस्ट्रीज को एंजॉय कर रही थी। सिस्टर, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। नताशा की बातों का मतलब ये था कि अनामिका अपने लिए खुद सर्व कर सकती है, लेकिन वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही अनामिका ने कैजुअली कहा, काफी प्लीज। नताशा हैरान हो गई, क्या वो कोई नौकर है जो उसके लिए काफी सर्व करे? तुम अपनी बहन का बहुत ख्याल रख रही हो। श्रवण जी को ये गलतफहमी हो गई कि नताशा अनामिका के लिए कॉफी बना रही है और वह खुश होकर बोले, अनु नताशा ऐसी ही है, वह अपनी फैमिली की बहुत केयर करती है, अगर तुम उसके ऑफर को मना कर दोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है फिर तो मेरे लिए काफी। श्रवण जी की बातें सुनकर नताशा एक डिफिकल्ट पोजीशन में फंस गई थी। इस बिंदु के पर आने के बाद वह कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मुस्कुराकर कॉफी पोट से काफी अनामिका को देने लगी। अपनी आंखों के कोने से उसने नोटिस कर लिया कि आज अनामिका ने व्हाइट कलर की शिफॉन ड्रेस पहनी थी और उसकी ड्रेस का फैब्रिक बहुत ही पतला था और काफी बहुत ज्यादा नर्म। अगर अनामिका पर कॉफी अगर गलती से गिर जाए तो। अनामिका ने भी ठीक उसकी तरफ देखा और वह नताशा की छोटी सी स्कीम समझ गई। नताशा अनामिका के कप में काफी डालने ही वाली थी, तभी अनामिका बोली, ज्यादा मत डालना। नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इतनी जल्दी उसकी चाल समझ गई कि उसने गुस्से में अपने दांत पीसते लिए और ऐसे नाटक करने का सोचा जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अनामिका आगे बोली, इतना ही, थैंक यू। नताशा ने ऑकवर्डली रुकते हुए मुस्कुराकर कहा, अनामिका तुम बहुत केयरफुल हो। मैं इतने सालों से मॉम डैड को चाय बना कर देता हूँ, मैंने कभी गलती से चाय गिरे नहीं। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें जला दूंगी? अनामिका ने अपनी क्लियर आंखों से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मैंने देखा कि तुमने ऑलमोस्ट मॉम डैड का कप भर दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा कम चाहिए था, मैंने इसलिए तुम्हें बताया। उसका बिहेवियर बहुत ही काइंड और रिस्पेक्टफुल था। अनु, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है घर पर। सीता जी ने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी बेटी इतनी वेल मैनर और अच्छे से बिहेव करने वाली होगी, और वहीं दूसरी तरफ नताशा का बिहेवियर थोड़ा गलत लग रहा था। लेकिन नताशा का मतलब कुछ और नहीं था, ये सोचकर सीता जी उसे कुछ नहीं बोली। श्रवण जी ने हंसते हुए मूड लाइट करते हुए कहा, अनु, नताशा तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, क्या तुम दोनों ने सोच लिया है कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? उन्होंने अपना चाय का कप नीचे रखा और प्यार से उन्हें दोनों को देखने लगे। वापस अपनी सीट पर बैठने के बाद नताशा ने जल्दी से उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में ही पढ़ूंगी। मुंबई यूनिवर्सिटी? ये सुनकर अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा, जिसमें एक इनक्रेडिबल इमोशन था। नताशा ने उसकी नज़र महसूस कर लिया, मुस्कुराकर बोली, भले ही मेरे कितने क्लासमेट ने कहा कि वहाँ एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन मैं जब वहाँ के एग्जाम पेपर्स देखे तो मुझे बहुत आसान लगा, मुझे कोई प्रेशर फील नहीं हुआ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन ले लूँगी। मुंबई यूनिवर्सिटी हमारे देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट मुझे याद है कि तुम तो एब्रॉड पढ़ने जाना चाहती थी, है ना? श्रवण जी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चटैन, अनामिका चलाएगी कंपनी। अब तक आपने पढ़ा कि देवेंद्र जी उस लड़की से मिलने की इज्जत करते हैं जिसने उन्हें बचाया था, जो बात देवांश मान जाता है, और वही ओबरॉय मेंशन में सब नाश्ता कर रहे होते हैं। अब आगे
मैं भी यही सोचती थी, नताशा ने मुस्कुराकर कहा, मगर मुंबई यूनिवर्सिटी घर से ज़्यादा दूर नहीं है और कॉलेज के बाद में हर रोज घर भी आ पाऊंगी और आप सबके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। मुझे यही लाइफ चाहिए। बातें करते हुए उसने जानबूझकर सीता जी का हाथ पकड़ लिया। हमें तुम्हारी पढ़ाई को लेकर कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जब से तुम छोटी थी, श्रवण जी मुस्कुराकर बोले। और अनु, तुम्हारा क्या? नताशा ने सीता जी का हाथ पकड़े हुए ही स्वीटली अनामिका की तरफ देखा और बोली, तुम भी अपने स्कूल में अच्छा करती होगी राइट? तुमसे पहले पूछना भूल गई, तुम इससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? अनामिका ने एलिगेंटली नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए अचानक पूछा। नताशा ने अचानक से अपना आधा शरीर सीता जी के ऊपर झुकाए हुआ था, लेकिन जो शायद थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने थोड़ा इनएप्रोप्रिएट था। सीता जी ने मुस्कुराकर अपना हाथ पीछे करते हुए बोली, सच में थोड़ी गर्मी है, मैं इसी का टेम्परेचर थोड़ा काम कर देती हूँ। हाँ, नताशा थोड़ा इम्प्रेस हो गई, लेकिन जल्दी से उसने अपना एटीट्यूड वापस लाया और मुस्कुरा कर पूछा, अनु, तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे ग्रेड कैसे थे पिछले? ठीक ठाक थे। और तुम्हारे जो एग्जाम हुए थे उनसे तुम्हारी यह क्या एक्सपेक्टेशन है? अनामिका ने पानी पीते हुए कहा, अभी कहना मुश्किल है। अनु, क्या तुम्हारी कोई फेवरेट यूनिवर्सिटी है? डैड तुम्हें उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला सकते हैं। अनामिका एक कप कॉफी पिया और काफी फ्रेंकली बोली, मुझे यूनिवर्सिटी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर नताशा ने सोचा कि अनामिका जरूर पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, इसलिए यह बोल रही है कि वह पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है ताकि वह अपने बुरे मार्क्स को छुपा सके। मुझे भी पहले स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक बार तुम्हारी दादी माँ को पता चल गया कि मैं क्लास स्किप कर रहा हूँ और फिर उन्होंने मेरी बहुत पिटाई की। श्रवण जी ने अपने पास्ट को याद करते हुए कहा। तभी अचानक उन्हें याद आया कि उनकी गुड़िया ने उनसे कहा था कि उसकी हॉबीज है पैसे कमाना, और अचानक उन्हें एक आइडिया आया और वह बोले, तो अनु, तू फ्यूचर में क्या बनना चाहती हो? क्या तुम्हारा किसी स्पेशल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर को तुम सेलिब्रिटी बनना चाहती हो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आज के टाइम में ज़्यादातर यंग लड़कियां इंटरनेट सेलिब्रिटी या एक्ट्रेस ही बनना चाहती है। अगर उनकी बेटी के वैसे ही कोई ड्रीम है तो वह हर तरीके से उसका सपोर्ट करेंगे। अनामिका कंफ्यूज हो गई और नताशा शॉक। मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना, अनामिका ने जवाब दिया। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है? फैशन डिजाइनिंग शायद। फैशन डिजाइन, अच्छी बात है, श्रवण जी ने खुश होते हुए कहा। अभी तो तुम्हारी छुट्टियां चल रही है और इत्तेफाक से हमारे पास एक छोटी क्लॉथिंग कंपनी है और जो घर के बहुत नजदीक भी है, तुम जाकर उसे देख सकती हो। ये सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। अगर तुम्हें लगे कि वहाँ कंपनी का बॉस बनना स्कूल जाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो तुम्हें ये यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास बहुत सारे बिजनेस है और हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए है ना। अपने डैड की बातें सुनकर अनामिका हैरान हो गई और नताशा ने गुस्से में टेबल के अंदर अपनी मुठियां कस ली। क्या उसके डैड एक्चुअली अनामिका को एक कंपनी देना चाहते हैं, सिर्फ खेलने के लिए? भले ही ओबरॉय ग्रुप का इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनियां थी और वह क्लॉथिंग कंपनी सबसे बुरे हालातों में थी और वह सिर्फ 1 साल पहले ही शुरू की गई थी, मगर फिर भी वह एक कंपनी है। अनामिका को इस परिवार में आए सिर्फ 1 दिन ही हुआ है और वह ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉम डैड तुम्हें रोज पैसे ट्रांसफर कर देंगे, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। ये सुनकर अनामिका फिर से स्पीचलेस हो गई। क्या ऐसे भी कोई चीज होता है? और आसपास के जो सर्वे थे उन्हें भी अनामिका से जलन होने लगी। यही तो फर्क है अमीरों में और गरीबों में। नताशा के नाखून उसकी स्क्रीन में घुस रहे थे, लेकिन उसके दिल में उससे ज्यादा दर्द था। क्या हम अभी तुम्हारे फोन में तुम्हारी पॉकेट मनी ट्रांसफर कर दे? सीता जी ने अपना फोन निकलते हुए कहा। मैं अभी के लिए 10 लाख रुपए ट्रांसफर करती हूँ। ओके गुड़िया, तुम बताओ तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर क्या है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अनामिका बोली, क्योंकि उसके पास पैसे थे। ठीक है, फिर तो मैं 10 लाख रुपए हम बाद में ट्रांसफर कर देंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचकर हमें बताना। ये सब सुनकर नताशा का दिमाग फटने वाला था। गुड़िया, अगर तुम्हें लगता है कि 10 लाख रुपए कम है तो मैं 20 लाख भेज देता हूँ, और अगर बैंक अकाउंट नहीं देना है तो मुझे अपना नंबर बताओ, तुम्हारे पास यूपीआई तो होगा ना? मैं अभी कर देता हूँ, श्रवण जी बोले। 2 लाख अच्छा रहेगा, सीता जी बोली। इसलिए अनामिका ने आखिर में हार मानते हुए कहा, आप मुझे एड्रेस बता दीजिए। क्या?
एक पल के लिए श्रवण जी और सीता जी हैरान हो गए और उन्हें तभी अचानक उन्हें अपनी बेटी का इंटरेस्ट समझ में आया। क्या वह सचमुच कंपनी चलाना करना चाहती है? ये बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। सीता जी बहुत खुश हो गई और लोकेशन भेजने के बाद उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत ही छोटी कंपनी है, अगर उसमें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए और बंद भी हो जाए तो नॉर्मल बात है, तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे काम फैमिली में बहुत सारी कंपनी है, तुम जैसे चाहे वह वैसे मजे कर सकती हो। अनामिका हेल्पलेस हो गई और नताशा का चेहरा जलन के मारे पीला पड़ गया और अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, अनु, जो कपड़े डैड और मोम ने तुम्हें कल दिए हैं वह काम के लिए सूटेबल नहीं है। जब आज मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर जाऊंगी। मैंने सुना कि तुम्हारे जो पुराने पेरेंट्स थे वह मुंबई में कुछ महीना पहले ही आए थे, तो पक्का तुम अभी तक शॉपिंग मॉल तो नहीं गई होगी, यहाँ की सबसे बड़े हैं ना। हाँ, यह अच्छा रहेगा। अनु अभी अभी आए हैं, हम तो अभी तक उसे कहीं घूमने भी नहीं लेकर आए, गाड़ी तैयार करो। जैसे ही सीता जी ने अपनी बात खत्म किया, अनामिका बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसे थोड़ी देर अकेला रहना था क्योंकि अभी बहुत सारी चीज है जिसमें उसे हैंडल करना था। अनु, तुम जो चाहो वहाँ में हमें तुम्हें घुमाने ले जा सकते हैं या फिर तुम मॉम के साथ ब्यूटी सैलून और स्पा चल सकती हो। अनु, हम तुम्हारे साथ शाम की चाय पर भी चल सकते हैं किसी और दिन। अनामिका ने खड़े होते हुए कहा, मुझे अभी भी कुछ चीज ऑर्गेनाइज करनी है, ऊपर आप लोग एंजॉय कीजिए। उसे जाता हुआ देखकर सीता जी ने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए चीजें अरेंज करने में, या फिर हम रीना को भी कह सकते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए? श्रवण जी बोले और अपनी बेटी को जाता हुआ देखकर बोले, क्या तुमने कल अच्छे से आराम नहीं किया? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ प्राइवेट मामलों का काम करना है। अनामिका ने काफी शांति से वापस जाने से पहले उनके सारे सवालों का जवाब दिया और रूम में वापस आकर ही जैसे ही वह अपने बेड पर बैठी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। कॉल श्रेया की तरफ से था। अनु, आज हॉटेजी हब का ऑक्शन है, दोपहर में 3 बजे 6 प्लांट है, मैं तुम्हारे लिए पैसे तैयार कर दिया है। अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, काफी दयालु हो गई तू हो तुम। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितनी जरूरत हो मैं उतनी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अपने सारे आदमियों की जान भी कुर्बान कर सकती हूँ, ये थोड़े से पैसे क्या चीज है। अनामिका ने आखिरी बात सुनी तो मजाक करते हुए कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं मेरे लिए अपनी जान सकती हो? क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? हाँ ठीक है, मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी टांग खींचे करने का मौका मिल गया है, मैं तुम्हें 2 बजे दोपहर में पिक करने आ जाऊंगी। ओके। अनामिका ने पोलाइट होने की कोशिश बिल्कुल नहीं की क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही ऐसा था, वह दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और एक दूसरे के नेचर को बहुत अच्छे से जानती थी। कॉल काट होने के बाद अनामिका ने उसे लोकेशन भेज दिया। वहीं नीचे नाश्ता खत्म होने के बाद नताशा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी श्रवण जी और सीता जी को खुश करने की, जैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें जोक सुनाना ताकि वह लोग खुश हो जाए। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई श्रवण जी और सीता जी किचन में चले गए खाना बनाने के लिए, तब जाकर नताशा ने एक राहत की सांस ली। तभी मार्था ने फ्रूट्स लाकर उसे देते हुए कहा, नताशा तुम सुबह से काफी बिजी थी, तुम कुछ फ्रूट्स खा लो। लेकिन नताशा से थैंक यू कर पाती उससे पहले ही मार्था ने धीरे से कहा, नताशा मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। नताशा ने उसे एक नज़र देखा तो वह समझ गई कि उनका मतलब क्या है और फिर आसपास काम कर रहे हैं नौकरों को देखकर खड़े होते हुए बोली, फ्रूट आप गार्डन में लिया है, मैं वही खा लूंगी। ओके। फ्रूट्स को लेकर मार्था नताशा के पीछे पीछे गार्डन में पहुंची। जब उन दोनों ने कंफर्म कर लिया कि आसपास कोई नहीं है तो मार्था बोली, नताशा तुम काफी मुसीबतें झेल रही हो, पास में मैडम और सर को खुश करने के लिए तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता था। ये सुनकर नताशा ने अपनी पालक के झुका ली। सच ये था कि वह इस तरह कोई काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर में अनामिका का स्टेटस और स्ट्रांग होता जा रहा था और उसका खत्म होता जा रहा था और यह सब करके ही वह अपना काबू बनाए रख सकती थी। नताशा, ये सब इम्पोर्टेंट फ्रूट है, मैंने सब तुम्हारे लिए कट कर दी है, खा लो, तुमने नाश्ता ठीक से नहीं किया था। मार्था ने नताशा को देखकर प्यार से कहा और फिर बोली, हाँ मैं ये बताना चाहती थी कि अभी तक मैडम और सर ने इस लड़की की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील नहीं किया है और इसीलिए दुनिया वालों की नज़रों में मिस्टर सिंघानिया के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। ये सुनते ही नताशा की आंखों में चमक आ गई। हाँ देवांश, उसके पास अभी भी देवांश है, क्या फर्क पड़ता है कि वह ओबरॉय परिवार की असली बेटी है या नहीं? अगर उसकी शादी देवांश से हो गई तो वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान की वाइफ बन जाएगी। तुम बचपन से ही मिस्टर सिंघानिया के साथ बड़ी हुई हो, भले ही तुम लोग ज्यादा नहीं मिलते लेकिन तुमने इस नई लड़की से ज्यादा ही वक्त बिताया है कि साथ इस लड़की ने तो अभी तक मिस्टर सिंघानिया को एक बार देखा भी नहीं होगा। मार्था,
क्या आप ये कहना चाहती है? नताशा ने अंदाजा लगा लिया कि मार्था क्या कहने वाली है, लेकिन वह बोली नहीं। मैं सिंघानिया परिवार के कुछ सर्वेंट को जानती हूँ और कुछ देवेंद्र सिंघानिया जी के पर्सनल विला में काम करते हैं। मैंने सुना है कि इन दिनों में तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मिस्टर सिंघानिया को फोर्स करने के लिए खाना और दवाएं लेना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये सुनकर नताशा ने हैरानी से अपना मुंह कवर कर लिया। वह बहुत हैरान हो गई थी, मगर लकीली उन्हें वक्त पर बच्चा लिया गया और वह बिल्कुल ठीक है। वह चाहते हैं कि तुम मिस्टर सिंघानिया के साथ उनसे मिलने जाओ। क्या तुम्हारे पास मिस्टर सिंघानिया का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है? तुम क्यों ना उन्हें मैसेज करो, उनसे इस बारे में बात कर सकती हो। लेकिन वह इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, वह पक्का बिजी होंगे, लेकिन कितना भी बिजी क्यों ना हो वह एक आदमी ही है, और अगर तुम्हें जैसी खूबसूरत लड़की उन्हें पूछेगी तो वह मना नहीं करेंगे। मार्था बहुत कॉन्फिडेंस से बोली, भले ही वह थोड़े से अनरोमांटिक हो तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो उनसे शादी नहीं हुई है, कोई जल्दी नहीं है। तुम अब और टाइम उनके साथ सस्पेंड कर सकती हो और उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रांग कर सकती हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो तो इस नई लड़की से किसको क्या फर्क पड़ता है। देवेंद्र जी हमेशा तुम्हारी शादी कराना चाहते थे, मगर एक बार तुम लोगों को उनका प्रूफ मिल गया तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वह पक्का तुम्हारी शादी मिस्टर सिंघानिया से करवा देंगे। ये सब सुनकर नताशा सातवें आसमान पर थी, मगर उसकी हिचकिचाहट उसे रोक रही थी। मार्था ओबरॉय परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच में एंगेजमेंट फिक्स हुई थी, मगर हम दोनों ही जानते हैं कि वह एंगेजमेंट एक्चुअली अनामिका की है। मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ ही नहीं, नताशा बोली। अभी ही तो वक्त है। मार्था ने उसे बड़ा होते हुए देखा था और वह उसे इस हालत में नहीं देख सकती थी, और अगर देवांश उसकी साइड हो गया तो उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं होगी। तुम जानती हो कि यह नई लड़की का स्टेटस ओबरॉय परिवार में आने के बाद काफी हाई हो जाएगा, और शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना तब कोई मुश्किल नहीं होगी। मगर तुम अलग हो, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई पावरफुल पैकिंग है, बस तुम अपने परिवार की गोद ली हुई बेटी हो। किसे पता कि वह लोग फ्यूचर में तुम्हारा ध्यान रखेंगे या नहीं। तुम जानती हो कि हाई सोसाइटी कैसे काम करती है। गोद ली हुई बेटी होने के नाते तुम्हारी शादी करना भी बहुत मुश्किल काम होगा। अगर तुम मिस्टर सिंघानिया से शादी नहीं करती हो तो तुम्हें पूरी जिंदगी उसे नई लड़की के परछाई में गुजरना होगा और हमेशा से नीचे ही रहोगी। मार्था की बातें सुनकर नताशा ने अपना फोन निकाला और देवांश का व्हाट्सएप ओपन किया, जिस पर कई सारे मैसेज थे जो उसने पहले भेजे थे। वह मैसेज इस तरह से थे, क्या तुम सो गए? क्या तुम बिजी हो? गुड नाइट। लेकिन देवांश ने कभी उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया था। आखिरी वाला मैसेज कल का था, जब उसने प्लेन से उतरने के बाद अपने वापस आने की खबर उसे दी थी और उससे पूछा था कि क्या वह यहाँ है या नहीं, लेकिन उसने फिर भी जवाब नहीं दिया। नताशा प्लीज, मार्था ने और कोई बातें बोली, जैसे नताशा ने फाइनली खुद को नहीं रोका और ढेर सारे मैसेज भेजना लगी। देवांश, क्या तुम यहाँ हो? मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी बीमार हैं और अस्पताल में हैं, उनसे मिलने चलती हूँ। ओके, क्या तुम आज फ्री हो? क्या तुम मुझे पिक आ सकते हो? अगर नहीं तो मैं अपने ड्राइवर के साथ आ सकती हूँ। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं सच में देवेंद्र दादाजी की तबीयत को लेकर काफी परेशान थी। वही सेकंड फ्लोर पर अनामिका अपनी बड़ी से बालकनी में खड़ी होकर सामने का खूबसूरत नजारा देख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र दूर खड़ी दो लोगों पर पड़ी जो शायद कुछ डिस्कस कर रहे थे। वह बहुत दूर थी जिससे वह उनकी बातें हो रही सुन सकती थी, लेकिन उनका चेहरा देख सकती थी कि वह नताशा और मार्था है। नताशा एक बड़ी वाइट चेयर पर बैठी हुई थी और मार्था उसके बगल में खड़ी होकर किसी चीज के लिए उसे मनाने की कोशिश कर रही है। अनामिका ने उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नज़ारे को थोड़ी देर और देखने के बाद वह वापस अंदर चली गई, और वही गार्डन में नताशा और मार्था नर्वसली फोन की तरफ देखे जा रही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार नहीं हुआ। इस बार नताशा के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिससे नताशा का दिल धड़कने लगा। ध्यान से उसने कई बार नाम पढ़ा, तब जाकर वह श्योर हुई कि यह मैसेज देवांश की तरफ से ही था। देवांश ने उसे जवाब दिया है, फाइनली उसे जवाब दिया है, मगर उसका जवाब कुछ शब्द थे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नताशा का धड़कता हुआ दिल शांत पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी देती हो, लेकिन मार्था के फिर से समझाने पर नताशा ने देवांश को और कोई मैसेज भेजी, जैसे कि उसे देवेंद्र दादाजी की काफी चिंता है और कौन से मिलना चाहती है। वह बस परिवार के बिहाफ पर उनसे मिलना चाहती है। लेकिन लंच खत्म होने के बाद भी नताशा को देवांश का कोई मैसेज नहीं आया और उसे पता था कि शायद देवांश उसे कोई जवाब नहीं देगा। वही अनामिका अपने रूम में सोफे पर अपना हाथ में फोन लिए ऑर्डर भेज रही थी। 18 साल पहले मसी नर्सिंग होम में 10 सितंबर को जो आग लगी थी, उसका कारण क्या था, पता लगाओ।
दूसरी तरफ से आदेश का मैसेज आया, बोस क्या आप मेरी टांग खींच रही हो। मसी नर्सिंग होम, वह छोटी सी जगह जहां पर वह हॉस्पिटल हुआ करता था, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इतने वक्त बीत जाने के बाद वहां कुछ भी नहीं बचा था। आदेश ने फिर मैसेज भेजा, बॉस आप इस बारे में क्यों ढूंढ रही हो, क्या इसका आपके पास से कोई लेना देना है। अनामिका, हाँ, अनामिका को हमेशा यही लगता था कि वह 18 साल पहले वाली आग में कुछ गड़बड़ थी। 1 मिनट पहले सब कुछ ठीक था और अचानक से अस्पताल में आग लग गई। उसकी मम्मी उसे बताया था कि उसे रात काफी बारिश हो रही थी, अगर किसी से गलती से वह आग लगी होती तो वह इतनी तेजी से तो नहीं फैली होती। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।